अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैफ़ की रिवीजन के अंदर हमने कल के सेशन के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की थी, यू कैन से दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की एक बैकबोन थी, यू कैन से दैट कि जिसके ऊपर उसका स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। यानी पहले हमने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स कौन देगा? पर्सन देगा। पर्सन से मुराद क्या है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, अब इंडिविजुअल की आगे हमने कहा कि दो क्लासिफिकेशन होगी। एक क्लासिफिकेशन हमारी जो है वो ये होगी कि इंडिविजुअल या तो सैलरीड होगा या वो नॉन सैलरीड होगा। ये हमारी दो आगे क्लासिफिकेशन फर्दर वो हो जाएंगी। ये कैसे पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल सैलरीड है या नॉन सैलरीड है? ये कल के लेक्चर का मैं रिकैप आपको दे रहा हूँ। हम उसकी जो टैक्सेबल सैलरी है, आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्सेबल सैलरी, नॉट द बेसिक सैलरी, उसको हम डिवाइड करेंगे टैक्सेबल इनकम के ऊपर। इस टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर डिवाइड करेंगे, इसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम शामिल नहीं होगी और इसके अंदर शेयर फ्रॉम एओपी भी शामिल नहीं होगा। इफ़ the answer is exceeding 75%, not 75%, above 75%, then that individual is salaried person। तो उसके ऊपर जो सैलरीड पर्सन के रेट्स हैं वो लगेंगे। ये रेट्स हमें एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी टैक्सेशन करेंगे। ये पहला असूल है। इफ़ द इनकम ऑफ द सैलरीड पर्सन इज़ अबव 10 मिलियन, अबव, तो ये जो उसका टैक्स होगा उसमें आप मज़ीद 9% टैक्स का ऐड कर देंगे, नॉट द इनकम, राइट। उसका वेरिएबल क्या है? किसको देखना है? इनकम को। टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 10 मिलियन। अच्छा, कल खालिद साहब ने मुझे इसी बात पे मुझे याद आ गया, उन्होंने रिप्लाई किया हुआ था, क्योंकि कल हम ये कह रहे थे कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो मैंने उनको मैसेज किया था, उनका रिप्लाई आ गया, मैं सुन नहीं सका मसरूफियत की वजह से। ये नहीं आया रिप्लाई, नहीं आया। तो ये बात हमने की कि जो सैलरीड पर्सन है उसका सरचार्ज कितना है? 9%। ऑन दी अदर हैंड, if an individual has no salaried income or his taxable salary is equal to or less than 75%, that person is known as non-salaried case। है ही नहीं या है तो 70% या उससे कम है, तो उसके ऊपर नॉन सैलरीड के रेट्स लगेंगे। इन पाकिस्तान टैक्स रेट्स फॉर नॉन सैलरीड एंड पार्टनरशिप फर्म एओपी इज़ सेम, उसके दोनों सेम हैं। इसके सरचार्ज कितना है? 10%। रूल इज सेम, इफ़ द अमाउंट टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 10 मिलियन, द सरचार्ज इज 10% ऑफ द टैक्स। इनकम का कहीं नहीं ले लेना, बार बार कह रहा हूँ, देखना इनकम को है, लेकिन जो टैक्स सरचार्ज लगाना है वो टैक्स के ऊपर लगाना है। ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा कि ये साहब जो हैं ये सैलरीड हैं, नॉन सैलरीड हैं या एओपी हैं? क्या उनके नाम से पता चलेगा? देखें, एक किसी पर्सन, कोई शख्स अपना कारोबार स्टार्ट करता है, वो ABC एंटरप्राइज का नाम रख सकता है। वो कह सकता है इमरान एंड कंपनी, होगा वो नॉन सैलरीड। अब क्या एक एओपी भी अपना नाम ऐसे पार्टनरशिप फर्म नाम रख सकती है? ABC एंटरप्राइजेस, इमरान एंड को, यस, वो भी रख सकते हैं। तो फ़र्क कैसे पता चलेगा? या तो एग्जामिनर बताएगा कि ये एक पार्टनरशिप फर्म है और उसके मेंबर्स की डिटेल बताएगा, तब हमें पता चलेगा कि ये क्या है, फर्म है ये, राइट। क्या एक शख्स अपने नाम के साथ फर्म लिख देगा तो वो एओपी होगी? द आंसर इज नो, माइट बी, राइट। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म चला रहा हूँ, तो मैं अकेला पार्टनर हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? इमरान एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो मैं आगे लिखूँगा मेरी फर्म है ये। तो फर्म से मुराद यहाँ बिजनेस है। तो आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा? जैसे एक लफ्ज़ था बीना एंड कंपनी, अब बीना एंड कंपनी आप कहेंगे सर ये तो कंपनी है, भाई उसका नाम है ये कंपनी,
जैसे कंपनी फिल्म थी, राइट, तो ये उसके नाम का हिस्सा है, ये उससे नहीं पता चल रहा कि ये कंपनी है। तो आपने ये पहले देखना है कि ये मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, ये है किसका, ये नॉन सैलिड है या कौन है। तो उसके पार्टनर्स की डिटेल हमें मिलेगी। जब पार्टनर्स की डिटेल हमें मिल जाएगी तो फिर हमें पता चलेगा कि ये क्या है, कि ये पार्टनरशिप फर्म है और इसके ऊपर आपने नॉन सैलिड के रेट्स लगाने हैं। जब पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन होगा तो उसमें सैलरी नहीं होगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। उसमें बच्चों की फ़ीस नहीं होगी, ज़कात के साथ डिडक्टिबल अलाउंसेस नहीं होंगे, उसमें टैक्स क्रेडिट नहीं होगा, ये जो आपको पेंशन वाला होता है वो भी टैक्स क्रेडिट उसका मौजूद नहीं हो। बाकी तकरीबन रूल जो हैं वो सारे के सारे वही लग रहे होंगे जो नॉन सैलिड पर्सन के होते हैं। तो आपने अपने जहन में रखना है कि नॉन सैलिड का क्वेश्चन आ जाए या पार्टनरशिप फर्म का या एओपी का क्वेश्चन आ जाए, वो ऐसे ही है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमने पहले पर्सन को डिफ़ाइन कर लिया कि पर्सन जो है वो कौन होता है। फिर हमने ये बात डिस्कस की कि जो पर्सन है ये रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा? इंडिविजुअल का लॉ ने हमें क्राइटेरिया बताया कि वो फिज़िकली अगर पाकिस्तान में 183 डेज़ गुजारे तो वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा, और उसमें उसके तमाम दिन गिने जाएंगे मास वाई इन ट्रांजिट डेज़ के। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हुए हैं। बताया जाता है कि ये पर्सन इतनी देर ठहरा, इतनी देर चला गया, फिर आया, फिर चला गया, तो हमने उसका स्टे गिनना होता है कि वो कितनी देर पाकिस्तान में ठहरा, तो उसके मुताबिक हम बताएंगे कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। फिर उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो पोस्टेड अब्रॉड होते हैं, उनके दिन नहीं गिने जाएंगे, वो होते ही रेजिडेंट हैं, गवर्नमेंट भी रेजिडेंट होती है, राइट। और अगर कोई शख्स जो है वो दुनिया में कहीं 182 डेज़ ना गुजारे किसी भी मुल्क में, या वो सिटीज़न हो पाकिस्तान को, उसकी शर्त क्या है, वो पाकिस्तान का सिटीज़न हो, और वो या वो किसी मुल्क का भी रेजिडेंट ना हो, तो फिर वो हमारा है, राइट। वो क्या है, वो हमारा होगा, वो रेजिडेंट, हम उसको वो गिनेंगे। ये क्राइटेरिया है, ये हमने देखने हैं। ये बात याद रखें कि एग्ज़ाम के अंदर कुछ क्वेश्चन में तमाम कंडीशंस नहीं दी जाती, जानबूझ के तमाम कंडीशन नहीं दी जाती। मिसाल के तौर के ऊपर आपको ये बात कही जा सकती है कि मिस्टर इमरान जो हैं वो पाकिस्तान में उन्होंने टैक्स ईयर, अच्छा इसमें दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कैलेंडर ईयर नहीं कभी लेना, टैक्स ईयर लेना है। ये बात जहन में रखनी है। वो स्पेशल है तो स्पेशल, या वो नॉर्मल है तो नॉर्मल, उसमें ये दिन गिनने हैं। एग्जामिनर आपको क्या करेगा, धोखा देगा आपको कैलेंडर ईयर में उसके 180 दिन, 190 दिन, 200 दिन पूरा कर देगा वो, लेकिन किसी टैक्स ईयर में वो पूरे नहीं हो रहे होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये इसके 200 डेज़ हो रहे हैं, तो आप उसको लिख देंगे रेजिडेंट, जबकि आपने कहाँ गिनना होगा उसे, टैक्स ईयर को। समझ आ रही? यानी अगर वो नॉर्मल है तो जुलाई से जून तक आप गिनेंगे, आप कहेंगे कि ये है वो स्लॉट, ये विंडो है जिसके अंदर वो मैंने इसके दिन गिनने हैं, ये आपने सारे काउंट करने होते हैं। तो एग्जामिनर कहता है जी इमरान शहजाद पाकिस्तान में जो है वो 100 डेज़ ठहरा है इस टैक्स ईयर में, क्या वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है या नहीं है? अगर आप कहेंगे नो तो आपका आंसर प्रिंसिपली गलत होगा, अगर इतनी बात के ऊपर आप नो कह देंगे, क्योंकि इसकी और कंडीशंस भी हैं रेजिडेंट होने की, राइट। तो आप इसके लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डेज मिस्टर इमरान शहजाद इज़ अ नॉन रेजिडेंट फॉर टैक्स ईयर 2026। हाउएवर, अब हाउएवर के साथ वो कंडीशन बताएंगे जो एग्जामिनर ने नहीं बताई। आप कहेंगे इफ़ ही इज़ एन एम्प्लॉई ऑफ द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड पोस्टेड अब्रॉड देन ही माइट बी अ रेजिडेंट ऑफ द पर्सन, एंड इफ़ ही डज नॉट स्पेंड 182 डेज इन एनी अदर कंट्री ड्यूरिंग दिस टैक्स ईयर, और he is not a resident of any other country during this tax year, then he may be a resident for this country। यानी ये कंडीशन के साथ आप, यानी पहले आपने प्लेन बात की जो उसने कही है, फिर उस कंडीशन के साथ। तो ये बात याद रखें कि एग्ज़ाम के अंदर इस एग्ज़ाम के अंदर वो आपको ऐसी चीज़ें बताएगा, वो आपका नॉलेज टेस्ट करेगा कि इस बच्चे को बाकी कंडीशन का भी पता है या पता नहीं है। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो इसलिए क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना है कि वेदर द कंडीशंस गिवन बाय द एग्जामिनर्स, ओल्ड कंडीशंस हैव बीन मेंशन्ड और नॉट, ओल्ड कंडीशंस हैव बीन, और कुछ बात का अजम्पशन लेनी पड़ती, राइट। इसी तरह जो फर्म और एओपी है उसका लॉ ने एक ही क्राइटेरिया बताया कि इफ़ द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिचुएटेड इन पाकिस्तान होली और पार्शली, फुली या
इसके ऊपर क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस यही लफ्ज़ एग्जामिनर हमेशा इस्तेमाल किया, आपको यही पता होना चाहिए। कंपनी के लिए क्या है, कोई भी कंपनी पाकिस्तान में अगर रजिस्टर्ड हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, वो पाकिस्तान की रेजिडेंट होगी। अब कहते हैं कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट ना हो? जी हो सकती है। अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो फिर उसका क्या होगा, देखा जाएगा। इफ़ द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान, यहाँ क्या है, होली। आपने समझना है कि कंपनी होली खेलती है, कंपनी काफर है और ये क्या खेलती है, इंडियन है, ये होली खेलती है। पार्टनरशिप फर्म होली, ये मुसलमान है। ऐसे बस याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। पार्टनरशिप फर्म क्या है, होली भी है और पार्टी में कभी होली खेल भी लेती है और कभी होली नहीं भी खेलती। मैं यार एक मिनट, जी ये समझ आ गई आपको? जी बस क्लियर हो गई। अब हमने कहा कि एक पर्सन के रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होने से क्या होगा। हम कहते हैं जो पर्सन रेजिडेंट हो जाएगा तो उसको एक डिसएडवांटेज होगा रेजिडेंट को, कि उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स लग जाएगा, जबकि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं होता। हमने कहा जी ठीक है, तो क्या अगर मुझे उस पर टैक्स लग जाएगा और उस मुल्क में भी टैक्स लगा हुआ है, पाकिस्तान में भी मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? हमने कहा उसके ऊपर उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? तो पहले हम उसकी इनकम को ऐड करेंगे और फिर जाके क्या करेंगे, टैक्स में जाके टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे। आपके एग्जाम में 3 मॉड्यूल होंगे इनकम टैक्स के। नंबर 1 प्रोफाइल लिखेंगे, नंबर 2 उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे, नंबर 3 उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम में इनकम की चीज़ टैक्स में डाल देंगे, टैक्स की इनकम में डाल देंगे, यहाँ एग्जामिनर आपको बख्शेगा नहीं, आपकी बख्शिश यहाँ मुमकिन, ये गुनाह कबीरा है। जैसे ज़कात आपने टैक्स में से जाके माइनस कर दी, तो ये वो कहेगा इसको फंडामेंटल्स का नहीं पता, इसको फंडामेंटल्स का नहीं पता, ये फंडा है। ये होता है ना, फंडा किसे कहते हैं नहीं पता, पता नहीं कोई लफ्ज़ बोलते हैं लोग, तो इसको फंडामेंटल्स का ही नहीं पता, ये गलती कर रहा है। देखें ना, सालन के अंदर नमक मिर्च का कम ज़्यादा हो जाना कोई चंबे की बात नहीं है, लेकिन सालन के अंदर चीनी डाल देना, फिरनी के अंदर जो है वो मिर्चें डाल देना, ये थोड़ी भी डालेंगे तो वो खाना नहीं खाया जाएगा। ये चीज़ जहन में रखनी है कि फंडामेंटल्स को नहीं वो माफ़ करता। इसलिए आप एडवांस टैक्स को टोटल इनकम में से कभी माइनस कर दें, यानी टैक्स से टोटल इनकम कैलकुलेट करें, उसमें ज़कात और साथ ही एडवांस टैक्स भी माइनस कर दें, तो वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसको यही नहीं पता। हाँ, एडवांस आपने कोई टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना था, उसकी तरतीब ऊपर नीचे हो जाती है कि यार कोई नहीं, लॉ में भी एम्बिग्युइटी है, इसने कर दी है, कोई बात नहीं, वो आपको वहाँ पर स्पेयर कर सकता है। आपने टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट करते हुए कोई गलती कर दी, उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी गलत कर दी, लेकिन की टैक्स के अंदर कहीं जाके हो सकता है कि यार वो आपको ओके, क्योंकि उसने 50% कहा है कि मैं आपको पास 50% पे करूँगा। एग्जामिनर खुद कह रहा है आधी गलतियाँ, आधा पेपर ठीक कर दोगे ना तुम पास हो, आधी गलतियाँ कर दोगे तुम फिर भी, ये नहीं कि करनी है गलती, उसने ये नहीं कहा कि करनी है, उसने कहा है कि मैं आपको इस लेवल तक ले जा सकता हूँ, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट होता है। फिर हमने उसकी अगली बात की कि भाई साहब आगे क्या करें। उसने कहा जी आगे ये करें कि ये टैक्स क्रेडिट आप कैलकुलेट कर लें। मैंने कहा कि अगर मेरी मुख्तलिफ इनकम है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, उसने कहा हर एक का क्रेडिट अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? उस मुल्क का टैक्स ले लें। अच्छा जी, वो तो डॉलर में होगा, वो किस में होगा? डॉलर में, पाउंड्स में, यन में। तो कैसे करेंगे? उस दिन जिस दिन आपने पे किया था उसका एक्सचेंज रेट ले लें और उसको ट्रांसलेट कर लें पाक रुपये के अंदर। जी बिल्कुल ठीक है। और फिर आप क्या करें, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय वो फॉरेन सोर्स इनकम के साथ मल्टीप्लाई कर लें, राइट। यानी उस फॉरेन सोर्स इनकम को एवरेज टैक्स ले लें, यानी उस मुल्क के अंदर हमने उस इनकम के ऊपर जो टैक्स पे किया है और यहाँ पर जो हमने पे किया है, ये दोनों को क्या कर लें,
विच एवर इज लोअर जो है वो हम टैक्स में से माइनस कर लेंगे, आपको हम एडवांटेज दे देंगे। अगर 3 इनकम है, तीनों का अलग अलग कर लें, 4 हैं तो चारों का कर लें। अगर इनकम एग्जेम्प्ट होगी तो क्रेडिट कैलकुलेट नहीं होगा। ये बात भी समझ आ रही है ना? ये चीज़ें हमने उसमें कर ली थी। फिर हमने कहा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई शख्स पाकिस्तान में रेजिडेंट हो फिर भी उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाए? हमने कहा यस, इट इज़ पॉसिबल। अगर 2 मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा हो जिसको टैक्स ट्रीटी कहते हैं, कि दोनों मुल्कों ने ये तय किया हुआ है कि अगर आप टैक्स लगाएंगे तो हम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे तो आप टैक्स, उस सूरत में भी मेरी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट, तो क्या मुझे टैक्स ट्रीटी पढ़नी है? द आंसर इज नो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया हुआ है, उसमें टैक्स ट्रीटीज है कि इन मुल्कों में इस इनकम के ऊपर हमारी ट्रीटी हो चुकी हुई है। तो क्या उसको पढ़ना है? नहीं, उसको नहीं पढ़ना। हमारे सिलेबस का हिस्सा वो एग्जामिनर बता देगा। अगर एग्जामिनर नहीं बताए तो आपने कभी भी अजम्पशन नहीं लेनी कि टैक्स ट्रीटी मौजूद है। ये अजम्पशन कभी भी नहीं ली जाती। आपको बताया जाएगा कि उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है, वो रेजिडेंट है, तो आप उसको टैक्स करेंगे। क्या एग्जामिनर हमें रेजिडेंट का बताता है? कभी नहीं भी बताता। हमेशा रेजिडेंट दिया जाता है अनटिल अनलेस के एग्जामिनर बता ना दे, वरना हम रेजिडेंट की अजम्पशन ही लेते हैं। सही हो गया? दूसरा, हमने कहा कि अगर कोई शॉर्ट टर्म रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है जो पाकिस्तान में पिछले 4 साल रेजिडेंट नहीं था, अब पाकिस्तान आ गया, तो जिस साल रेजिडेंट हुआ और उससे अगले साल 2 सालों की उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं होगा। ऑल्दो ही इज़ अ रेजिडेंट, ऑल्दो ही इज़ अ, लेकिन पिछले 4 सालों में वो रेजिडेंट। हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर कोई पाकिस्तान में शख्स आया है, किसी दूसरे मुल्क का एक्सपैट है, ये था हमारा एक्सपैट, जो ये सिटीज़न था, इसके लिए सिटीज़न होना लाजमी। हमारा कोई बाहर से शख्स आ गया पाकिस्तान में जिसको शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहते हैं, वो जॉब के लिए आया, तो उसको भी कोई, हमने कहा जी बिल्कुल होगी। उसकी एक ही शर्त है कि वो इनकम पाकिस्तान लेकर ना आए, टैक्स कटा हो ना कटा हो, उसका हमारे साथ कोई लेना देना ये। फिर हमने कहा कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान सिटीज़न, पाकिस्तान का सिटीज़न पाकिस्तान छोड़ के चला जाए अब्रॉड में, इस साल वो रेजिडेंट था, राइट, तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। हमने कहा अगर कोई साल आए, फॉर एग्जांपल कोई शख्स सितंबर में पाकिस्तान में आता है तो जुलाई और अगस्त की उसकी सैलरी आई हुई है, क्या वो भी एग्जाम्प्ट होगी? द आंसर इज नो। ये शर्त क्या है? पाकिस्तान से जाए, पाकिस्तान से चला जाए, ये फिर उसकी सैलरी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, उस पर टैक्स कटा हो ना कटा हो। दूसरा, अगर किसी शख्स की बाहर से उसने सैलरी अर्न की है और उसके ऊपर टैक्स कट गया या लग गया, वो भी पाकिस्तान में एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ये बातें हमने डिस्कस कर ली। कोई यहाँ तक क्वेश्चन होता पूछ सकते हैं। और इसके बाद हमने बात, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? इसके बाद हमने एक और बात डिस्कस की, रिकॉर्डिंग की है ना मैंने? सर ये जो सिटीजनशिप होती है, नेशनैलिटी हो गया? हाँ जी, नेशनैलिटी जो है। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ हमने डिस्कस की, टैक्स कब दिया जाएगा गवर्नमेंट को, ये सारी इन्फॉर्मेशन, मैं कौन हूँ, मेरी इनकम क्या है। हमने कहा टैक्स ईयर जब क्लोज़ हो जाएगा उसके बाद 30 सितंबर को आप देंगे, इंडिविजुअल और एओपी। हमने कहा जी ठीक है। कंपनी के लिए क्या है? हमने कहा वो कंपनी जिनका जुलाई से लेके दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, इस डेट में कहीं पर भी, वो भी 30 सितंबर को ही जाएंगी, वो भी 30। हाँ, वो कंपनीज जो जनवरी और जून के दरमियान उनका ईयर एंड होगा, उनके लिए डेट क्या होगी? 31 दिसंबर होगी। क्या टैक्स ईयर चेंज किया जाए? टैक्स ईयर की टाइप्स कितनी होती हैं? नॉर्मल, स्पेशल एंड ट्रांजिशनल। नॉर्मल 30 जून को क्लोज होता है और बाकी जो है वो 30 के अलावा कोई भी होगा उसको स्पेशल कहेंगे।
ट्रांजिशनल क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन चेंजेस फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और स्पेशल टू नॉर्मल और वन स्पेशल टू अनदर स्पेशल, द इंटरवीन पीरियड बिटवीन टू टैक्स ईयर्स इज़ नोन एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। उसको लॉ ने ज़रा औखे तरीके से डिफ़ाइन किया है कि पहले टैक्स ईयर के आखिरी दिन से अगला और अगले टैक्स ईयर के आखिरी दिन से स्टार्ट के पहला, इसके दरमियान में जो पीरियड होगा, औखे होके उसने कान पकड़े हुए हैं, राइट। तो हमें उस्ताद कान पकड़ाते थे ना, एक तो था ऐसे कान पकड़ो, एक होता था टांगों के नीचे से कान पकड़ो। तो ये उसने टांग के नीचे से कान पकड़े हुए हैं, जिसमें आपकी कमर पे भी बोझ पड़ रहा है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर ऐसे आप उसको सादा अल्फाज में लिख सकते हैं। अंग्रेज़ी ठीक होनी चाहिए। एग्ज़ाम के अंदर कॉमास लाजमी लिखिएगा, ज़ीरो का साइज़ ठीक लिखिएगा। हर 3 के बाद आपने कॉमा अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना के रखें, क्योंकि एग्जामिनर को इससे चिढ़ होती है। आपका पेपर नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही चेक करता है, उसकी आदत का हिस्सा होती है कि वो हर 3 के बाद सिफर लगा रहा होता है, जैसे मैं लगाता हूँ, इस तरह आपने भी सिफर लगाना है। उससे वो अमाउंट जल्दी पढ़ लेगा। जब आप उसको मुश्किल में डाल देंगे ना, उसको सिफर गिनने पड़ेंगे, तो फिर आपको भी वो सिफर गिनवाएगा। तो जितना क्लोज तरीन उसके। अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इतनी पेपर में सफाई का एहतमाम करते हैं कि पेपर ही छोड़ आते हैं। ये भी नहीं करना। आपकी एक फ़्लो के साथ स्पीड होनी चाहिए, जिसके अंदर आप पूरा वो लिखेंगे सारे का सारा। ये था जी कल तक का अहवाल, एक रिकैप मैंने दिया कल तक का। यहाँ तक कोई आपको इशू हो? इस ओके। रिटर्न कब फाइल करेंगे, कैसे फाइल करेंगे, ये चीज़ें भी हमने कल डिस्कस कर ली थी। आज हम चलते हैं टोटल इनकम के ऊपर। तो आज मैं आपके साथ जो टेम्पलेट है पहले वो डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम 1 बाय 1 इसको लेकर आगे चलेंगे। कल के सेशन से आपको क्या फ़ायदा हुआ? डिफरेंट, मेरा स्टाइल डिफरेंट था। मैं चैप्टर्स के दरमियान मूव कर रहा था, कभी क्रेडिट डिस्कस कर रहा था, कभी मैं, लेकिन रिवीजन के अंदर हम उसको क्या कर रहे होते हैं, हाँ उसी तरह जैसे क्वेश्चन चल रहा होता है, क्योंकि अब आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं। तो यहाँ मैं किसी एक चैप्टर में कंटेंट नहीं रहता। ये फाइल खुल जाए यार। ऑर्डर ला दे। सर उसको प्रैक्टिकली जब ये रिटर्न फाइल की जाती है तो तब ये इतनी सारी क्वेश्चनिंग की जाती है फाइल से? कौन से? ये सारे जो भी डाटा लिया जाता है एक एक चीज़ का? बहुत सारी चीज़ें वो खुद उठा लेता है सॉफ्टवेयर। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉफ्टवेयर खुद ही उठा लेता है। मैंने यहाँ पर एक काम किया था, एक मेरी फ़ाइल थी, मैं ज़रा ढूंढूँ। हाँ जी, हाँ टेम्पलेट मैंने कहाँ रख दिया है? ये देखिएगा, आपको कहीं नज़र आ रहा है ये?
थी मैंने, ये फ़ाइल मुझे एक तो नज़र आ गई है, एक और फाइल मैंने आपके साथ शेयर की थी। यहाँ सर्च कर लेते हैं। अच्छा जी, आज हम जो है वो इनकम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल इनकम से क्या मुराद है, मैं ज़रा टेम्पलेट सर्च कर लूँ सिस्टम में। तो एक ही मिला, सर उसका ये फ़ाइल तो एक मिली है मुझे, लेकिन हाँ ये मिल गई। मैं अगर इसको ये कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। माइक ऑन नहीं है मेरा, आई थिंक सो कि माइक ऑन है। सर ऑटम 2025 अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर में एमेनिटीज़ गिवन विद प्लॉट इज टर्म्ड एज इनकम फ्रॉम other sources, but income from other sources include amenities given with building. It clearly mentioned building, not plots. टैक्स के लास्ट डे यानी 30 जून को अगर बिजनेस एसेट सेल कर दें। इनके दो क्वेश्चंस हैं। रोहान ने एक सवाल तो उसने ये किया है कि ऑटम 2025 के अंदर उसने एमेनिटीज़ विद प्लॉट हैं इज टर्म्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसने दी है। उनका सवाल ये है कि ये इसको लॉ ने बिल्डिंग के अगेंस्ट कहा हुआ है। एमेनिटीज़ जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वो बात कर रहे हैं, तो वो उसने प्लॉट के साथ उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को लिया हुआ है। एक तो ये है, तो उसको हम एक दफ़ा दोबारा एमेनिटीज़ और यूटिलिटीज़ का देख लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कि क्या लॉ ने उसमें क्या सिर्फ बिल्डिंग का वर्ड यूज़ किया या प्रॉपर्टी का वर्ड यूज़ किया, उसने क्या वर्ड यूज़ किया। एमेनिटीज़ एंड यूटिलिटीज़ का हाँ ये देखें ना कि ये उसने बिल्डिंग के साथ कहा हुआ है वो होगी। ये इनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि उसने एमेनिटी जो है वो प्लॉट के साथ दी हुई है और उसने एग्जामिनर ने उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दिया हुआ है। ये इनका पहला सवाल ये है कि अगर एमेनिटीज़ यूटिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए प्लॉट के साथ तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, राइट। एक तो इनका ये सवाल है। अब सवाल ये है कि अगर ये प्लॉट की हों, सवाल ये है कि अगर ये प्लॉट के साथ हों तो क्या ये सैलरी में जाएंगी। 1 बाय 1 करते हैं, एक एक करके ज़रा करते हैं। इनका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहला ये है कि क्या सैलरी होगी, नहीं। मेरा किराएदार मुझे पैसे दे रहा है, उसको मैंने कोई फैसिलिटीज़ दी हैं प्लॉट के साथ, जनरेटर हो सकता दे दिया हो, कोई और मैंने चौकीदारा उसको दे दिया हो, वो पैसे मेरे किस हेड ऑफ इनकम में जाएंगे, क्या सैलरी में जाएंगे, नहीं। मेरा वो एम्प्लॉई नहीं, मेरा एम्प्लॉयर नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएंगे, नहीं, क्योंकि उसमें वो 3 चीज़ें आनी हैं, या रेंट है, या एडवांस है,
या डिस्पोजल ऑफ लैंड का जो फोरफिटेड डिपॉजिट 3 ही है ना, चौथी तो उसमें है कोई नहीं, वहाँ भी नहीं जाएंगी। क्या ये मेरा बिजनेस है? नहीं। क्या ये मेरी डिस्पोजल हो रही है? नहीं। अब वो इस सेक्शन में तो नहीं जा रही, इसमें तो, लेकिन सेक्शन 39 ये कहता है कि अगर कोई अमाउंट किसी चारों हेड में ना जाए तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी। उसने जनरल क्लॉज लिखी हुई है, समझ आ रही? यानी इनकी रोहान की ये बात बिल्कुल ठीक है, इसने बड़े, यानी ऐसे चाहता हूँ मैं आप भी पढ़ें। उसने देखें किस किस बात पे फोकस किया है कि प्लॉट का लिखा था लेकिन डाला उसने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जबकि यहाँ तो बिल्डिंग का वर्ड लिखा हुआ है। राइट? मैंने स्क्रीन शेयर की बेटा आप लोगों के साथ के नहीं? नहीं की। एक मिनट स्क्रीन शेयर में कर लो। ये देखें, ये स्क्रीन में आपके साथ शेयर की है, ये देखिएगा, ये हो गया। ये तो यहाँ पर क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग का वर्ड यूज़ किया, लेकिन उसने वर्ड क्या इसको चेंज कर दिया प्लॉट का। जब प्लॉट का किया तो फिर ये तो सेक्शन ना अप्लाई हुआ, तो कहाँ गया? उसका क्राइटेरिया क्या है फिर? 1 by 1 चारों में पुट करने की कोशिश करें। अगर चारों में नहीं, अगर कोई इनकम आपकी चारों में नहीं आ रही तो कहाँ जाएगी? इसका हिस्सा बन जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसलिए अब यहाँ इसको डाल दिया गया। दूसरा इनका सवाल ये है रोहान का कि अगर टैक्स के लास्ट डे यानी 30 जून को अगर हम बिज़नेस एसेट सेल कर दें तो क्या उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? नहीं करेंगे। इनका असल में सवाल ये है कि 365 दिन में से हमने 365 दिन ही यूज़ किया उसे, या 364 दिन यूज़ किया, 364 डेज़ यूज़ किया, और एक दिन हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो पूरे साल की डिप्रिसिएशन चार्ज हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैक्स में बनाते ही नहीं है। टैक्स जो है वो प्रॉफिट पे लगता ही नहीं है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप जो बनाते हैं ये तो शेयर होल्डर्स के लिए बनाते हैं, अपने अकाउंट पब्लिश करने के लिए बनाते हैं। वहाँ तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन करते हैं, हम तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ ही नहीं रहे। तो इसलिए एज़ पर लॉ ही हम काम करेंगे, उसके ऊपर ये नहीं होगा। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इधर से अनम्यूट नहीं हो रहे। एक मिनट ठहरिएगा। जी अब देखें, मैंने आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी है। ओके। अच्छा जी, अब हम कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लें भाई, चल जाए यार। ये आ गया। अच्छा जी, ये हमारा जो इस तरह से आप एग्ज़ाम को लेकर चलेंगे, मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ कि प्रोफाइल को हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारी सबसे पहले जो कंप्यूट होगी एग्ज़ाम के अंदर वो क्या होगी? टोटल इनकम। और टोटल इनकम में पहले क्या आएगी? हमारी सैलरी आएगी। इसको ना मैंने कटिंग शटिंग करनी है तो इसको मैं कॉपी कर लूँ, इसको मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। गलत किया ना, आपने ये करना था, यहाँ से नई बुक लेनी थी, क्रिएट करनी थी जी। क्या कर लो? शेयर करनी कर दी आपने? अच्छा, अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनकम फ्रॉम
सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, राइट। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, तो आपका जो आंसर आएगा इसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। उसके बाद आप इसमें से ज़कात माइनस करेंगे, वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड और चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी जो है वो आप माइनस करेंगे। अगर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ना हो तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल इनकम बोलेंगे। इसमें से फिर हम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को माइनस करेंगे। इसका मतलब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम यहाँ पर ऊपर कहीं मौजूद होगी। पहले इनका मैं ओवरऑल आपको बता दूं कि ये टोटल इनकम किसको कहते हैं, ज़रा उसको हम पहले एक दफ़ा डिस्कस कर लें। एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। आपका जो एम्प्लॉयर है उससे जो भी चीज़ आपको बेनिफिट मिलेगा वो सारे का सारा सैलरी में जाएगा, सारा का सारा सैलरी में जाएगा। सैलरी रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है, एक्रूअल बेसिस पे भी टैक्स हो सकती है। उसमें दो कंडीशन है, एक एम्प्लॉय की ऑप्शन है और एक कमिश्नर की। एम्प्लॉय को अगर सैलरी डिले होके मिले, बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ अभी बता रहा हूँ, एम्प्लॉय को अगर सैलरी डेफर्ड होके मिले तो वो चाहे तो अपनी सैलरी को एक्रूअल बेसिस पे टैक्स करवा सकता है। अगर एग्जामिनर इस पे खामोश हो तो आप रिसीट बेसिस पे ही टैक्स करेंगे। दूसरी चीज़ है कि प्राइवेट कंपनी के केस में कमिश्नर को अगर पता चले कि इन्होंने टैक्स चोरी करने की कोशिश की है, एन अरेंजमेंट मेड फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द टैक्सेशन, देन द कमिश्नर मे टैक्स द सैलरी फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ ओनली। ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर वो प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है सिर्फ उसके लिए कमिश्नर उसकी सैलरी को क्या कर सकता है। ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भी आप बताएं कि क्या सैलरी रिसीट बेसिस पे ही टैक्स होगी, तो इसकी ये दो एक्सेप्शंस मौजूद हैं, राइट। उसके बाद एम्प्लॉयर आपको कोई एसेट गिफ्ट के तौर पे दे या डिस्काउंट दे किसी चीज़ के ऊपर तो वो सैलरी गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? कोई भी एसेट या तो कम कीमत पे दे या एज आ गिफ्ट दे दे, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में हम उसको सैलरी ही गिनेंगे। फिर सैलरी में टर्मिनल बेनिफिट्स भी हैं, जहाँ स्टूडेंट ज़्यादा तंग होते हैं। उसमें मशहूर ज़माना जो है वो प्रोविडेंट फ़ंड है, राइट, पेंशन, ग्रेजुटी, ये 3 तरह के बेनिफिट उसने बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हुए हैं। और इसमें जो पेंशन में चेंज आई है वो स्टूडेंट को ज़्यादा देखनी चाहिए क्योंकि उस साल की चेंज है, तो चांस ये हैं कि एग्जामिनर जो अमेंडमेंट्स आती हैं उसको टेस्ट करता है एग्ज़ाम के अंदर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर हमारी सिर्फ 3 तरह की इनकम है। उसमें आता है रेंट और अनएडजस्टेबल अमाउंट का 1/10 प्लस उसके अंदर 450 डिपॉजिट। और इसमें से गिने चुने एक्सपेंसेस हमने लॉ ने हमें दिए हुए वो हम माइनस करेंगे तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। बिजनेस के अंदर नॉर्मली एग्जामिनर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही देता है, नॉर्मली कन्वेंशनली, और उसके नीचे एडजस्टमेंट्स बताता है और कहता है कि इसमें इसको ऐसे पेमेंट की, उसको ऐसे की, डिप्रिसिएशन ऐसे चार्ज की। तो हमने इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस में कन्वर्ट करना होता है? टैक्सेबल इनकम में से। उस बिज़नेस में से हम अगर हमारी रेंटल इनकम हो तो ऐड हुई हो माइनस कर देते हैं, राइट। यानी हो सकता है क्योंकि जब जो बिज़नेस होता है ना वो ये नहीं करता कि ऐसे वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा होता है, वो तो अपनी हर चीज़ डबल एंट्री में डाल रहा होता है, राइट। वो अगर उसको रेंट आ रहा है तो वो ऐसे थोड़ी लिखेगा, वो तो अपनी इनकम में कहीं डाल देगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कहीं डाल देगा। लेकिन हमने उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस में ट्रांसलेट करना, तो उसमें सिर्फ प्योरली बिजनेस इनकम निकालनी होती है। तो हम उसकी एडजस्टमेंट डाल के उसको क्या करते हैं, उसके अंदर वो इनकम जो हमारे मुताबिक किसी और ही हेड का हिस्सा होती है वहाँ से निकाल देते हैं। अंडरस्टैंड? वो इनकम भी और उसके एक्सपेंडिचर भी वहाँ से निकाल देते हैं और अपने हेड में लेकर जाते हैं। और वो एक्सपेंडिचर जो एज़ पर टैक्स लॉज अलाउ नहीं है उनको ऐड बैक कर देते हैं, और वो एक्सपेंसेस जो एज़ पर लॉ मिले होते हैं उनको क्या करते हैं, वहाँ से माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ ये एहतियात की जाती है कि डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को सबसे एंड पे माइनस किया जाता है। इसकी तरतीब क्या होती है कि आप सबसे पहले जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एज़ पर जो अकाउंट्स आपको दिया जाता है
आप उसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट्स डालते हैं अदर इनकम की। अगर कोई और इनकम हो तो उसको क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कर लेते हैं। फिर इसमें से आप जो एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट है वो भी डालते हैं आप, प्लस या माइनस जो भी करना हो, तो आपके पास एक अमाउंट आ जाती है, राइट। इसको कहते हैं बिजनेस इनकम। इसमें से आप लेस करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड एक्सपेंडिचर्स। पिछले 6 सालों के बगैर डिप्रिसिएशन के आप एक्सपेंसेस को जो पिछले 6 सालों में हो उनको लाइफो बेसिस पे फाइफो बेसिस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस के ऊपर आप यहाँ से माइनस करते हैं। फिर आप यहाँ से लेस करते हैं डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आप यहाँ से माइनस करते हो। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। ये वो टैक्सेबल इनकम है जो आप बिजनेस के अंदर यहाँ पर जाके लिखते हो, ठीक है। यहाँ पर एक एहतियात की जाती है कि अगर आपके जो इनकम है वो 10 मिलियन से ज़्यादा है, 10 मिलियन से ज़्यादा है, तो जो आपकी ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन होती है ना, राइट, वो इसको मैक्सिमम 50% कम करती है। फिर हम पूरी की पूरी ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को यहाँ एडजस्ट नहीं करते। अगर आपकी इनकम जो है वो 10 मिलियन से बढ़ जाए, क्या हो, बढ़ जाए, तो जो आपकी ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन होती है वो इसको मैक्सिमम 10 मिलियन, ये मोटे मोटे पॉइंट अभी आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर फॉर एग्जांपल कि इस साल हमारी जो इनकम है यहाँ तक वो बढ़ चुकी हुई है, वो आ गई है 100 मिलियन की। यहाँ मेरा आंसर आ गया 100 मिलियन का, मिसाल दे रहा हूँ। मेरी ब्रॉड फॉरवर्ड जो डिप्रिसिएशन है वो है 120 मिलियन की, तो कितनी है, तो सवाल ये है कि इसमें से माइनस करूँ, लॉ कहता नहीं, क्योंकि तुम्हारी इनकम जो है वो 10 मिलियन से बढ़ गई है। अब ये करो कि आप इसको मैक्सिमम 50% तक इसमें से एडजस्ट कर सकते हो। इसका 50% नहीं, गलती से ले लेना, इसका 50%, किसका, जो इनकम है उसका 50% कम करना है। तो हम 120 में से 50 मिलियन यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इस 120 में से जब 50 आप एडजस्ट कर लेंगे तो बाकी 70 मिलियन आपका क्या हो जाएगा, आगे मज़ीद कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस साल की सारी डिप्रिसिएशन माइनस कर लें, तो 30 है, 40 है, 50 है। तो ये लिमिट किस पे लगती है, ब्रॉड फॉरवर्ड के ऊपर। ये एक दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको पास पेपर में मिलेगा कि इनकम जो है, ये एहतियात करनी। देखें, अगर गलती हो जाए तो घबराना नहीं है इससे, क्यों होए यार, मैं पिछले साल की सारी हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, ऐसी गलती में कोई नहीं होता, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। बड़ा बारीक पॉइंट होता है कि इंसान जो है वो फ्लो के अंदर भूल जाता है, क्योंकि उसने 99% क्वेश्चन में ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन सारी उसने एडजस्ट की होती है, तो वो भूल जाता है। तो इस तरह पैनिक नहीं होना, समझ आ रही है ना। लेकिन एहतियात करें कि अगर इनकम 10 मिलियन से, इस रूल को जहन में रखें कि अब मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन को, इस साल की जो इनकम है उसको सिर्फ 50% कम करना है, बाकी सारी मैंने आगे भेज देनी है। ये एक इसमें पॉइंट था जो मैंने अभी आपको बताया है। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक हेड आता है कैपिटल गेन्स का। ओके, कैपिटल गेन्स के अंदर ये याद रखें, गेन है, ये इनकम नहीं है, इसको ज़रा जहन में रखिएगा। ये क्या है, गेन। गेन मीन आपने किसी चीज़ को बेचा, किसी चीज़ को बेचा तो उसमें गेन आया। और किसको बेचा, कैपिटल एसेट्स को बेचा। कैपिटल एसेट्स में क्या चीज़ें मौजूद हैं आपकी, लॉ ने हमें बजाय ये बताने के कि कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, उसने कहा ये चीज़ें मौजूद, उसने कहा स्टॉक इन ट्रेड, जिसकी आप ट्रेडिंग करते हो। वो बिल्डिंग भी हो सकती है, लैंड भी हो सकती है। अगर आप उसका, आपका स्टॉक इन ट्रेड है, रियल एस्टेट में आप कारोबार करते हो, तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगा, उसको भी आप कर सकते हो, राइट। इसके अलावा आपका कोई स्टोर्स हैं, स्पेयर्स हैं, शॉपिंग बैग वगैरह हैं, जिसको बारदाना कहते हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। आपके बिज़नेस के अंदर जो डिप्रिसिएबल एसेट्स हैं और अमोर्टाइजेबल एसेट्स हैं,
पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, फर्नीचर है, राइट, आपकी ऑफिस की बिल्डिंग है, डिप्रिसिएबल जो है वो भी कैपिटल एसेट्स नहीं होगी। मूवेबल एसेट्स भी कैपिटल एसेट्स नहीं होते। मास वाई, ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ये सारी चीज़ें भी कैपिटल एसेट्स नहीं होती। तो बचा क्या, बचा क्या इसमें? ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ठीक है, फर्स्ट डे कवर, इस पे गेन होता है, लॉस प्राइवेट कंपनी के शेयर बच गए। आपकी इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली होती है, आप इन्वेस्टमेंट या तो पार्टनरशिप फर्म में करते हैं, वो भी अगर वहाँ से आपको रिलिंक्विशमेंट हुई, उसको डिस्पोजल की बजाय क्या वर्ड यूज़ करते हैं? रिलिंक्विशमेंट यूज़ करते हैं, वो भी आपका कैपिटल एसेट ही कहलाएगा। यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट या पब्लिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट, ये सारी क्या कहलाती हैं? आपके कैपिटल एसेट्स कहलाते हैं। इसमें प्राइवेट और कंपनी और जो आपके एओपी में आपकी इन्वेस्टमेंट है, फर्म में इन्वेस्टमेंट है, ये नॉर्मल कहलाती है, राइट। पब्लिक कंपनी में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ये एफटीआर में, एफटीआर नहीं, सेपरेट ब्लॉक में जाती है, इसमें जाती है। फिर यहाँ पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पब्लिक कंपनी कहते किसको हैं? एक दफ़ा एग्ज़ाम में आया कि एक, बल्कि 2 दफ़ा ये टेस्ट हुआ एग्ज़ाम के अंदर कि उसने बाहर से एक प्लांट आ रहा था जो रास्ते में डैमेज हो गया और उसकी इंश्योरेंस मिल गई। तो उसने चूंकि मेरे यूज़ में आया ही नहीं एज़ पर डेफिनेशन, तो हमने उसको बिजनेस एसेट नहीं लिया। तो फिर कहाँ ले गए उसको? भी कैपिटल एसेट्स में हम ले गए उसे, जो कि मैं स्लाइटली उसे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इट्स ओके, हमने एग्ज़ाम पास करना है तो इसलिए उसको भी उसने यहाँ ले गया हुआ है। तो ये हम इसके अंदर आ जाएंगे। कैपिटल गेंस के अंदर आपकी सेपरेट ब्लॉक की आइटम्स भी होंगी। इसमें मेजरली 2 आइटम्स आपकी सेपरेट ब्लॉक में होंगी, डिस्पोजल ऑफ लैंड, बिल्डिंग और सिक्योरिटीज़। और इन्हीं को जाके पहले आप यहाँ ऐड करेंगे और बाद में जाके आप क्या करेंगे? यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से जाके माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्यों भाई? क्योंकि इनके ऊपर अलग रेट्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर सैलरी, नॉन सैलरी या कंपनी के रेट्स अप्लाई, दैट इज़ वाई हम यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं। पहले ऐड करते हैं, बाद में हाँ, अगर कोई चीज़ एग्जेम्प्ट हो जाए तो उसको यहीं ऐड ही नहीं करते, यहीं लिख देते हैं एग्जेम्प्ट, तो ना ऊपर ऐड करते हैं ना नीचे उसको माइनस करते हैं। ये भी हमारा एक रूल होता है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप यहाँ पर लेके जाते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर भी आपका डिविडेंड आता है, उसको अगर आपने ऐड किया तो माइनस कर देंगे। प्राइस बॉन्ड और लॉटरी को भी यहाँ से माइनस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट उस सूरत में माइनस होगा अगर ये 5 मिलियन से कम होगा। क्या होगा? लेस देन 5 मिलियन। अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर ये आपके सेपरेट ब्लॉक में नहीं जाता, फिर इसको माइनस नहीं किया जाता, ये आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही रहेगा, नीचे जाके इसको माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये कंडीशनल है। ये क्या है? कंडीशनल है, तो आप इसको यहाँ से माइनस करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप कहाँ पहुँच जाते हैं? टोटल इनकम में। टोटल इनकम में से आप ज़कात माइनस करेंगे, विच इज़ पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, विच इज़ पेड अंडर ज़कात एंड, वो आप माइनस करेंगे। अगर सिर्फ ये लिखा हो ज़कात डिडक्टेड, उसको भी माइनस कर लें, क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स आपकी ज़कात को डिडक्ट नहीं कर सकता। मास वाई वही लोग जो अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस हु आर अलाउड, इसलिए आप उसको भी माइनस कर दें। वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो ऐसे ही देगा, अगर देगा तो आप माइनस कर दें। चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी जो है, बच्चों की जो फ़ीस है, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होगी, एओपी के लिए नहीं होगी। तो उसका गालबन उसकी पढ़ लीजिएगा, 15 लाख रुपया उसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपया होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस को आप 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने बच्चे होंगे, और उसका टैक्सेबल इनकम का 25% लेंगे, 5% का ट्यूशन फ़ी का 5%। 3 लिमिट्स लॉ ने दी हैं, जितने बच्चे हैं। तो यहाँ हमें पता चला बच्चे ज़्यादा अच्छे। हाँ जी, ये इस फार्मूले के साथ मैं आपको करवा दूंगा न्यूमेरिकल में कि
आपने वो अकाउंटिंग के उस्ताद ने आपको करवाया होगा आफ्टर टैक्स कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, फार्मूले के साथ हम उसको कैलकुलेट करके मैं आपको बता दूंगा उसको। तो ये हमारी इनकम की साइड जो है ये कंप्लीट होती है। यहाँ पर जब आप पहुँच जाते हैं यहाँ तक, तो इसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। और अगर इस बंदे ने किसी फर्म में इन्वेस्टमेंट की है तो यहाँ पर जाके फिर हम उसको ऐड करते हैं, ऐड शेयर फ्रॉम एओपी, वो भी ऐड कर देते हैं। ये इनकम लॉ में एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स क्योंकि आपकी फर्म इस पे ऑलरेडी टैक्स दे चुकी होती है, लेकिन ये रेड पर्पज़ के लिए ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? तो अगर शेयर फ्रॉम एओपी हो तो फिर आप जब टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर सॉरी एक मज़ीद स्टेप यहाँ पर बढ़ जाता है, एक स्टेप यहाँ पर बढ़ जाता है। वैसे अगर ये शेयर फ्रॉम एओपी ना हो तो आप यहाँ सैलरीड या नॉन सैलरीड वाले रेट्स लगाएंगे, और अगर ये 10 इनकम जो है वो 10 मिलियन से ज़्यादा है तो आप इसमें क्या करेंगे, सरचार्ज भी ऐड करेंगे 9% या 10%, 9% सैलरी के लिए 10% फॉर नॉन, वो भी उसमें ऐड करेंगे और आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर शेयर फ्रॉम एओपी आ जाए, नीचे आपने ऐड किया हो, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि पहले आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे एज अ सैलरीड और नॉन सैलरीड पर्सन के, जो वो टैक्स आएगा, ठीक है, आप क्या करेंगे, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, इसको क्या बोलते हैं, इस फार्मूले को एवरेज टैक्स, और मल्टीप्लाई करेंगे आपकी ये जो इनकम है विदाउट सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। यानी एक आपकी ये टैक्सेबल इनकम है और एक आपकी ये टैक्सेबल इनकम है। ज़रा ध्यान से देखिएगा। फ़र्ज़ करें कि हम इनको यहाँ कुछ लिख लेते हैं, ये मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो ए है और ये मेरी टैक्सेबल इनकम जो है ये बी है। तो आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, बी पे टैक्स कैलकुलेट किया, ठीक है, तो आप लिखेंगे टैक्स जो आपने बी पे कैलकुलेट किया वह इनकम बी पे। यहाँ आप क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम जो बी है, यानी ये वाली इनकम, इसका टैक्स इसी की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ये जो आपकी टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी है। बस, तो आपको अगर एग्ज़ाम में शेयर फ्रॉम एओपी हो तो आप ये वाला स्टेप जो है वो करेंगे। जी दे जाए। अच्छा, ये लैपटॉप बंद तो नहीं करते ना कभी? सर ये है टीएगा। हाँ नहीं, मैं क्या बंद ना करना, ख़राब हो जाएगा। जब भी इसको सारी रात चलता रहता है, मैं क्या उस लैपटॉप को जगा के रखते हैं। हाँ, दिन रात उसको मंड के रखें आप, बिल्कुल सही है भाई। जब यूज़ करना बंद कर दें, उसको बंद कर दें, उस बैटरी का सत्यानाश हो रहा है उसका। वर्किंग में है ना तो उसकी लाइफ सही रहती है, वो रेस्ट में रहे तो उसकी बैटरी ज़्यादा जल्दी वो वेस्ट होती है, बाकी ख़राब होती है। ये डेली चार्ज होना होता है, ये उसके लिए होता है जो 6-6 महीने पड़ा रहा है, जिसने डेली चार्ज होना, उस बचा की बाकियों का क्या कसूर है। चार्जिंग पे लगा के इसको यूज़ किया तो मतलब कि बैटरी पे ज़्यादा वो मतलब इसको प्रोवाइड किया था एनर्जी, और वो यूज़ करते रहता, तो उनका ऑपोजिट। अच्छा, इसका है। अच्छा, तो ये आपने क्या करना है एग्ज़ाम में, जब शेयर फ्रॉम एओपी हो तो आप इस तरीके से टैक्स पे आ जाएंगे, बाकी स्टेप आपका नॉर्मल सेम हो जाएगा। सरचार्ज भी उसमें फिर ऐड करेंगे। इसमें ये फुल टाइम टीचर अलाउंस ख़त्म हो चुका हुआ है, ये इसको हम उड़ा दें यहाँ से, ये इन्होंने ख़त्म कर दिया है। हाँ, जब शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट कर लेंगे फिर उसमें सरचार्ज ऐड होगा। यानी ये वाला स्टेप जो है ना, ये सिर्फ उसी सूरत में लेंगे अगर शेयर फ्रॉम एओपी होगा, ये नया स्टेप आएगा। एक स्टेप आपका यहाँ पर आ जाएगा और एक स्टेप ये होगा, बाकी दोबारा क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा।
फिर इसमें आएगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये उसी सूरत में होगा कि अगर यहाँ कहीं आपकी फॉरेन सोर्स इनकम पड़ी हुई है और उस पर टैक्स आपने दिया हुआ है, अदरवाइज ये वाला फॉरेन टैक्स क्रेडिट कभी भी एग्ज़ाम में, ये सबसे पहले आप यही लेंगे। उसके बाद आएगा आपका डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, राइट। इसका फार्मूला हम क्रेडिट्स में देखेंगे, अप्रूव्ड पेंशन फंड को देखेंगे, और अगर आपने POS मशीन परचेज़ की है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है जिसको आपने इंटीग्रेट किया है PR के साथ, उसको माइनस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे टैक्स लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। फिर आपने ये जो इनकम यहाँ पर माइनस की है उसके सब का टैक्स यहाँ ऐड करेंगे। समझ आ रही है? यहाँ गलती ये नहीं करनी कि आपने टोटल इनकम को दोबारा ऐड करना है, यहाँ उसका टैक्स ऐड करना है। टैक्स ऑन, जैसे गोल्डन हैंडशेक है, राइट, सैलरी के अंदर आता है, आप उसका यहाँ पर टैक्स ऐड करेंगे, प्रॉपर्टी का, सिक्योरिटीज़ का, सब का। अच्छा हाँ, अब अगर मिनिमम टैक्स आपके पास है तो उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर एग्जामिनर ने आपको मना नहीं किया हुआ, अगर एग्जामिनर ने आपको मना नहीं किया हुआ और उसका टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन से ज़्यादा है, राइट, तो फिर आप जो है सेक्शन 113 का जो टर्नओवर टैक्स है 1.25% ऑफ टर्नओवर और दिस अमाउंट विच एवर इज़ हायर आप लेके आगे चलेंगे। वो टेस्ट यहाँ लगाया जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर नीचे लिख दे इग्नोर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, तो फिर आपने ये टेस्ट, ये एक ही सूरत में आपको एग्जाम में मिलेगा, अगर एग्जाम में बिजनेस इनकम गिवन होगी और उसका टर्नओवर भी मेंशन होगा, अदरवाइज आप ये कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। अदरवाइज आप ये कैलकुलेशन, और अगर वो टर्नओवर 100 मिलियन से कम है फिर भी नहीं आप कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर अप्लाई ही नहीं होना। कंपनी का क्वेश्चन तो नहीं आप कर रहे होंगे, ठीक है ना, इंडिविजुअल या IOP का कर रहे होंगे। तो इसकी एक ही सूरत बनती है कि अगर एग्जामिनर ना कहे और आपको टर्नओवर गिवन हो और वो 100 मिलियन से ज़्यादा हो, तो फिर इस अमाउंट के साथ आप कंपेयर करेंगे, विच एवर इज़ हायर वो लेके फिर उसमें आप सेपरेट ब्लॉक की टैक्स को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका टैक्स। और इसमें से फिर आप सारे के सारे एडवांस टैक्स माइनस कर देंगे विदाउट एनी, हाँ, सारे सेपरेट ब्लॉक हो गया सारे, यहाँ कोई आपने बाइफर्केशन नहीं करनी। अच्छा, अगर ये भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट कहता है सर मैं ये भूल जाता हूँ, तो आप उठा इसको याद कर लें, ठीक है। आप कहेंगे ये टैक्सेबल, जो टैक्स पेएबल होता है उससे ऊपर वाली आइटम हमेशा क्या होगी, एडवांस टैक्स होगी, उससे ऊपर क्या होगा, सेपरेट। ये कम से कम 3 आइटम तो याद कर सकते हैं ना। अगर आप समझते कि ऊपर से आते हुए मैं भूल जाता हूँ तो नीचे से याद कर लें उसको। आप कहेंगे मेरी जो आखिरी आइटम है टैक्स पेएबल, इसमें से ऊपर लेस हुआ होगा एडवांस विद होल्डिंग टैक्स, और इसमें ऐड हुआ होगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो टैक्स पेएबल ये माइनस होगा, ये ऊपर प्लस होगा, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ऊपर वाली तरतीब फिर आपको समझ आ जाएगी कि हाँ यार यहाँ सर ने ये कहा था, ओके। तो ये आसान होता है। तो यानी अगर A तरीके से नहीं आ रहा तो B तरीके से कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगता है उस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको ओवरऑल एक मिनट, ये क्या कर रहा हूँ, टर्नओवर वाला पॉइंट पूरा एक दफा रिपीट करने का। ये आपकी किताब के चैप्टर नंबर 14 में ये बात लिखी हुई है कि किसी शख्स का जो टैक्स होगा उसकी सेल भी है, उसकी सेल भी मौजूद है। ये चैप्टर नंबर 14 है आपका किताब का, उसमें ये टर्नओवर की बात लिखी हुई है। आई खालिद साहब की बात, खालिद पेटीवाला की बात कर रहा हूँ। तो उसका जो टर्नओवर है उसका 1.25% से आपका टैक्स कम नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि कोई फर्म जहन नहीं मानता कि उसका टैक्स उसके टर्नओवर के 1.25% से भी नीचे चला जाएगा। समझ आ रही? कहता इतना कम लोग कारोबार बंद कर देते हैं नॉर्मली, अगर इतनी उनकी सिचुएशन ख़राब हो जाए तो उनके लॉसेस आ जाए।
लेकिन अगर कहता है ऐसा हो जाए, अगर ऐसी सिचुएशन एग्ज़ाम में ज़िंदगी में आपको मिल जाए, मिसाल के तौर के ऊपर आपका जो टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 100 रुपीज़, लेकिन आपका जो टर्नओवर है वो आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल के 150 मिलियन, इसका लें 1.25%, 1.5 है 1.25 है, ये पहले 1.5 होता था। हाँ जी 1 पॉइंट ये वो कहता है कि तुम कह रहे हो मैंने 100 रुपया टैक्स देना है, मिसाल दे रहा हूँ, जबकि तुमने जो टर्नओवर है, तुम्हारी सेल हुई है इस साल 150 मिलियन की, तकरीबन 15 करोड़ रुपया बनता है, तो तुम्हारा टैक्स इससे कम नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम कह रहे हो कि मेरा टैक्स इससे तो बहुत कम है, तो फिर लॉ कहता है कि तुम मुझे ये वाला टैक्स दोगे। अब इसमें जाके सेपरेट ब्लॉक का टैक्स जो है वो ऐड करो और एडवांस टैक्स को माइनस करो। आप कहेंगे सर ये जो मैंने एक्स्ट्रा टैक्स किया इसका क्या होगा? इसका लॉ कहता है ये अगले 5 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपने एक्स्ट्रा जो आपका टैक्स नहीं बनता था वो दे रहे हैं ना, तो इसका फिर क्या होगा? इसका जो डिफरेंस है वो अगले 5 सालों तक कैरी फॉरवर्ड होगा। 3 तो नहीं है, एक दफ़ा 3 भी करते थे, देख लीजिएगा ज़रा, मैं क्योंकि आपको ऑफ दी हैंड पढ़ा रहा हूँ। ये 3 या 5 इसमें इन्होंने एक दफ़ा चेंज की थी, हर दफ़ा तो पंगे लेते रहते हैं। 3 है, 3 सालों के लिए, किताब में से भी कंफर्म कर लीजिएगा। 3 सालों के लिए क्या होगा, यानी अगले साल आप जब टैक्स आए तो इस अमाउंट को माइनस कर लें यहीं पे, यहीं जब आपकी अगले साल टैक्स लायबिलिटी आएगी ना, अगले साल ये जो टैक्स आएगा तो पहले आप इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड ये जो अमाउंट है 18,75,000 है ना, तो ये बन जाएगी 18,74,900 कितने रुपए बन जाएगी जो भी है, तो वो पहले यहाँ से माइनस कर लें, अगले साल एडजस्ट कर लें, ओके। लेकिन फिर अगले साल आप टर्नओवर टैक्स लगाएंगे, पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दोबारा मैं आपको बता दूं कि लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है कि भाई तुम्हारा जो टैक्स तुम मुझे पे कर रहे हो ये आपके टर्नओवर के 1.25% से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो सत्य खैरा, फिर कोई कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं, फिर आप टैक्स वही लेंगे, बाकी रूल लगा देंगे। लेकिन अगर ये इसके टर्नओवर से कम है तो मुझे आप कितना दोगे, टर्नओवर। हम कहेंगे इसके ऊपर टर्नओवर टैक्स लग गया, क्या कहेंगे, इस कंपनी के ऊपर टर्नओवर टैक्स लग चुका हुआ है, फिर वो टर्नओवर टैक्स देंगे, ओके। तो वो जो एक्सेस अमाउंट देंगे वो अगले 3 सालों के लिए, फिर एग्जाम में नीचे जाकर लिखेंगे टैक्स कैरीड फॉरवर्ड, वो अमाउंट आप यहाँ पर लिखेंगे कितना टैक्स अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो चुका हुआ है, सही है। वो आप ये वाले इसमें से सेपरेट ब्लॉक से ऊपर, हाँ, यानी कि आप समझे कि आप 27 में आ गए हैं फॉर एग्जांपल, अगले साल आ गए हैं, तो अगले साल जो हमारी ये टैक्स लायबिलिटी आएगी अगले साल की, उसमें से ये जो अमाउंट आपने कैरी फॉरवर्ड की होगी वो पहले यहाँ से माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा इसको हम टैक्स लायबिलिटी इस साल की कहेंगे, फिर इसको टर्नओवर के साथ कंपेयर करेंगे। सर ये पूरी माइनस हो गई 1/3? बेटा 1/3 नहीं होगी, इसका डिफरेंस ये मैंने 100 देना था ना, लाख रुपया कर लें, चलें, ये बहुत कम अमाउंट है। मेरी इस साल की टैक्स लायबिलिटी बन रही थी लाख रुपया, मैं कितने दे रहा हूँ, ये वाली, कितना ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ मैं, 17,75,000 है ना, ये वाली पे कर रहा हूँ ना, ये मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट पे की है इस साल, तो अगले साल जाके मैं यहाँ पर 17,75,000 माइनस कर लूँगा। मैं कहूँगा भाईजान ये पिछले साल में आपको ज़्यादा टैक्स दे चुका हूँ, तो कहेंगे माइनस कर लो, फिर जो अमाउंट इस साल की आएगी दोबारा उसको मैं अगले साल के टर्नओवर के साथ कंपेयर करूँगा, अगर फिर ये कम हुआ तो मैं टर्नओवर टैक्स पे करूँगा, इस तरह से ये चलेगा। इस ओके, और कोई चीज़? तो ये है टर्नओवर टैक्स। ये कब लगाएंगे, अगर ये 100 मिलियन से टर्नओवर गिवन हो, 100 मिलियन से ज़्यादा हो और आपके
एग्जामिनर ने मना ना किया हो, अगर उसने मना किया फिर भी पंगा ले रहे हो तो वो गुस्सा करता है इस बात में। मैं तुम्हें मना कह रहा हूँ, जब मैंने तुम्हें सहूलत दे दी है कि इसको ना अप्लाई करो तो फिर क्यों कर रहे हो? फिर जो है ना, जब कहते हैं खारिज ना हो तो नहीं करनी चाहिए। सर जो डिफरेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो टैक्स लायबिलिटी वाले सेक्शन में कैरी फॉरवर्ड मेंशन करेंगे, या जहाँ पे टैक्स पेएबल या रिफंडेबल आता है वहाँ मेंशन करना है बिल्कुल उसको? एंड पे, बिल्कुल एंड पे जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे लिखेंगे टैक्स कैरिड फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 113, ये लिखेंगे नीचे। बिल्कुल जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे कैरिड फॉरवर्ड। सर एक और क्वेश्चन है कि जो डिसअलाउंस होती है हमें विद होल्डिंग टैक्स ना डिडक्ट करने पर रॉ मटेरियल परचेज करने पर बिजनेस के अंदर, अगर जो पेमेंट हमारी डिफॉल्ट होती है उसका 20% डिसअलाउ होता है, या ओवरऑल रॉ जो रॉ मटेरियल होता है वो सारा उसका 20% डिसअलाउ होता है? जो देखें उसमें जो रूल असल है ना, इनका सवाल मैं आपको बताता हूँ। ये सेक्शन 21 से बात कर रहे हैं, चौहान जो है सेक्शन 21 से बात कर रहा है कि बिजनेस इनकम के अंदर अगर आपने किसी का टैक्स नहीं काटना था और टैक्स नहीं काटा, उसको क्लीन पेमेंट कर दी तो सारी अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगी। पहली बात है कि सारी की सारी अमाउंट आपके प्रॉफिट में दोबारा ऐड कर दी जाएगी, जी ठीक है। लेकिन लॉ कहता है कि अगर ये स्टॉक इन ट्रेड है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स हैं, आपने अगर इसको बाय किया और टैक्स नहीं काटा तो फिर सारी अमाउंट डिसअलाउ नहीं की जाएगी जिसकी आपने पेमेंट की है। 20% ऑफ वट? क्या जो अमाउंट मैंने पे की है या मेरी परचेजेस का? तो वो है परचेजेस का। मैक्सिमम कितना है परचेजेस का? ज़्यादा से ज़्यादा, यानी ये लिमिट आपकी जो टोटल आपने इस साल परचेज़ की है उसके 20% से बढ़नी नहीं चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ आपको, आपने इस साल परचेज़ की है, टोटल परचेज़ वो 100 मिलियन की है, मिसाल दे रहा हूँ। इसका 20% कितना बनता है? 20 मिलियन। एग्जामिनर ये कहता है कि आपने एक परचेज़ की 5 लाख रुपए की और वो क्लीन पेमेंट कर दी, राइट? तो इसका 20% कितना बनता है? 1 लाख रुपया। तो आपका 1 लाख रुपया डिसअलाउ होगा। क्या होगा? 1 लाख रुपया डिसअलाउ होगा। अब हम मिसाल लेते हैं कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर मैंने परचेज़ की है 50 मिलियन की और मैंने पेमेंट उसका टैक्स नहीं काटा, 50 मिलियन है और उसका टैक्स, इसका आप अगर लें तो कितना होगा 20%? 10 मिलियन। तो 10 मिलियन आपका डिसअलाउ होगा। यानी परचेज़ का हम एग्ज़ाम में जो हमारी परचेज़ होती है उसका हम डिसअलाउ करते हैं, लेकिन किसी सूरत में ये इससे एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है? इससे एक्सीडिंग आप देखेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर जब ये पॉइंट आया है तो उसने उस परचेज़ का ही 20% ऐड किया हुआ है। ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो उससे भी बढ़ जाए और फिर आप उसको डिसअलाउ कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये मैंने ओवरऑल आज आपको पिक्चर दी है कि ये हमारा एक तरीक़ेकार होगा जिसके अंदर मैंने चीज़ों को डिस्कस किया है। अच्छा, लगते हाथ हम इसके लॉसेस को भी यहाँ डिस्कस कर लें ताकि एक दफ़ा हमारी चीज़ें जो हैं कवर उसमें हो जाए। अच्छा जी, हमारे जो लॉसेस हैं उसको लॉ ने बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, पाकिस्तान और फॉरेन लॉसेस। पाकिस्तान और फॉरेन लॉसेस को लॉ ने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा जी, तो अब हम एक ओवरऑल हमने टेम्पलेट को अभी डिस्कस कर लिया। देखें चीज़ों की एग्ज़ाम के अंदर अगर देर आर 10 पॉइंट्स तो आपको 7 आते हैं, 3 में कोई इशू है, वो बड़ी अचंभे की बात नहीं, हो जाता है। लेकिन उसकी प्लेसमेंट के इसका ट्रीटमेंट क्या है उसको अपनी अपनी जगह पर फीड करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम में अपना प्रोफाइल लिखें, उसका प्रोफाइल के बाद उसकी जो इनकम है उसको सही जगह लिखें जो उसका हक बनता है, राइट? अपने आपका तरीक़ेकार यही होना चाहिए, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इस तरतीब से आप चलें।
टैक्सेशन, राइट, शेयर फ्रॉम एओपी का ट्रीटमेंट आपको पता हो, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, हर न्यूमेरिकल को करते हुए जब आप सोचते रहेंगे ना तो ये आपकी चीज़ हलवा बन जाएगी, यानी आपका बेसिक फ्रेमवर्क वो तैयार हो जाएगा। और फिर टैक्स, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट्स, यानी पहले बेसिकली क्या है, टैक्स क्रेडिट्स ही हैं। टैक्स क्रेडिट जब सारे कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप टर्नओवर को सोचें, सेपरेट ब्लॉक को ऐड करें, एडवांस टैक्स को माइनस करें। तो जिस स्टूडेंट ने तैयारी की होती है ना उसका 50% से गंदा न्यूमेरिकल कभी नहीं होता, ये मैं आपको पहले बता दूँ। अगर कोई स्टूडेंट कहता है ना मुझे समझ ही नहीं आई, मिसाल एक बच्चे ने मुझे ये कहा कि सर क्वेश्चन, मैं बिज़नेस का क्वेश्चन आया था नहीं करके आया। मैंने कहा वाई? मैंने कहा सर उसमें लॉस गिवन था, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, इसके लॉस का क्या करूँ, प्रॉफिट की बजाय क्या था, मैं कि बाकी क्वेश्चन आता था, कहता सारा मुझे पता था, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस कौन से हैं, ये क्या है, वो क्या है। मैंने उसे कहा फ़लाँ क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, किया था? कहता नहीं सर। मैंने कहा लॉस का ट्रीटमेंट बताया था? कहता सर नहीं मैंने नहीं किया। यानी हंक पंक जब आप तैयारी करेंगे, किसी को करेंगे किसी चीज़ को नहीं, एक पॉइंट से वो मैं कल 20 या 25 नंबर का क्वेश्चन छोड़ आया, रिज़ल्ट भी उसका यही आया 45-46 पे बेचारा पूरा हाल। क्या थी कि उसको यही नहीं पता था कि भाई अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, नीचे मैंने ट्रीटमेंट सेम करना है। क्लियर? वो उसको ना भी कुछ ही ना समझ आती ना, वो नेगेटिव को पॉजिटिव ही लेके चल पड़ता, कुछ ना कुछ उसके अंदर वो कर लेता। उसने आधा क्वेश्चन फिर भी ठीक कर लेना था। एग्जामिनर ने यही समझना था ना कि यार इसने गलती से लॉस को, नेगेटिव अमाउंट को पॉजिटिव लेके आई है, गलत कर गया। लेकिन नीचे जब ट्रीटमेंट होता वो समझता कि यार इसको आता है पेपर, उसने उसको पास कर देना था। तो इन चीज़ों को ज़रा हमें एहतियात से देखना चाहिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने आज सैलरी के ऊपर कि हमारी जो सैलरी है उसका क्या ट्रीटमेंट है, सैलरी को कैसे हम कैटर करेंगे। अब हम चलेंगे इसके ऊपर जनरल फॉर्मेट के अंदर, मैं बातें डिस्कस करता जाऊंगा, आप मुझे उसमें कहेंगे सर इसको बता दें, ये बता दें। पहली चीज़ है कि सैलरी जो है हमारी रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है। ये डिडक्शंस हैं जो टोटल इनकम, ये है हमारी टोटल इनकम, इसमें से ज़कात माइनस होगी। अच्छा, ज़कात का भी मैं आपको बता दूं कि ज़कात 3 तरह से एग्ज़ाम में गिवन है। एक तो वो ज़कात है ना जो अलाउ ही नहीं है, पेड टू रिलेटिव्स वगैरह। जो ज़कात अलाउ है उसको एग्जामिनर किन 3 तरीक़ों से आपको वो दे रहा होता है। एक तो वो कहता है ज़कात डिडक्टेड का, वो तो आपने डायरेक्ट माइनस करनी ही करनी है। एक वो आपको डिविडेंड के ऊपर ज़कात देता है, और एक वो पीएलएस अकाउंट के ऊपर वहाँ भी ज़कात की करता है। इसमें वो कहता है डिविडेंड इज़ नेट ऑफ ज़कात एंड टैक्स। यहाँ भी यही वर्ड यूज़ करता है कि नेट ऑफ ज़कात एंड टैक्स। तो इनके फॉर्मूले में एक फ़र्क होता है कि आपने ज़कात की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। जब आपको नेट डिविडेंड एग्ज़ाम में गिवन हो तो आप उस डिविडेंड में क्या करेंगे, सबसे पहले ज़कात को, ज़कात की अमाउंट गिवन होगी, आप उसमें ऐड करेंगे, राइट। ऐड करने के बाद आप उसको डिवाइड करेंगे 0.85 के ऊपर, सही है। तो इसमें आपकी क्या चीज़ आ जाएगी, डिविडेंड, ग्रॉस डिविडेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रॉस, जी थैंक यू, डिविडेंड आ जाएगा, सही है। जब आपको पीएलएस नेट गिवन होगा तो आप क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे 0.85 के साथ और इसमें ऐड करेंगे ज़कात को। आप हाँ, आप 20% है, 20% है, 0. अब 20%, सॉरी पिछले साल
फिगर बाज का जेहन में स्टिक हो जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रेट है वो 20% है, राइट। डिविडेंड का रेट ऑफ टैक्स 15 है और इसका कितना है 20%। और फिर इसमें तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपकी इनकम कहलाएंगी। आपने क्या किया, नेट से ग्रॉस पे चले गए, क्योंकि टैक्स कभी भी माइनस नहीं होता। तो हाँ, तो आप यहाँ से कहाँ चले गए, आप ग्रॉस में चले गए। ये इनकम आप अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड कर देंगे, स्टेप नंबर 1। और फिर इसको जाके स्टेप नंबर 2, इसको जाके एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में से माइनस कर देंगे। दूसरा स्टेप ये होगा, और इसकी शर्त ये है कि अगर ये 5 मिलियन से कम हुई तो, 5 मिलियन या उससे कम हुई तो फिर माइनस करेंगे, अदरवाइज़ को माइनस नहीं करेंगे। इन दोनों सूरतों में जो ज़कात की अमाउंट आपको एग्जामिनर ने गिवन होगी, ये ज़कात की अमाउंट आप माइनस लाजमी करेंगे एग्ज़ाम में, टोटल इनकम में से ये होनी है, ओके। फिर आप अगला स्टेप ये लेंगे कि, तो पहला स्टेप क्या हुआ कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड किया। दूसरा स्टेप आपने इसको सेपरेट ब्लॉक में से माइनस किया। तीसरा जो ज़कात है उसको भी माइनस किया। फोर्थ स्टेप आप ये लेंगे कि आप इसका टैक्स जाके सेपरेट ब्लॉक को टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे। और फिर इसका 5वां स्टेप ये होगा कि इसका जो विद होल्डिंग टैक्स है वो जाके माइनस करेंगे, ठीक है। देखें, सबसे पहले आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करेंगे, फिर जाके उसी अमाउंट को सेपरेट ब्लॉक में से माइनस करेंगे, ज़कात को भी माइनस करेंगे, फिर उसका जो टैक्स है वो टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे, और उसी टैक्स को दोबारा क्या कर देंगे, नीचे एडवांस टैक्स के तौर पे माइनस कर देंगे। ये ट्रीटमेंट इसका होगा, अंडरस्टैंड। यही सेम अमाउंट ऐड करेंगे, यही सेम अमाउंट माइनस करेंगे, यही टैक्स ऐड करेंगे, यही टैक्स जाके नीचे माइनस करेंगे। ये 5 होंगे, और ज़कात का तो ट्रीटमेंट होगा ही होगा। तो इस तरह से ज़कात आपको एग्ज़ाम में गिवन हो सकती है, जो कि आपने माइनस करनी है। एजुकेशन एक्सपेंसेस हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं कि 5% ऑफ द ट्यूशन फ़ी पेड और 25% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। अच्छा जी, सैलरी का स्ट्रक्चर है, सैलरी रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है, राइट। अगर एग्जामिनर आपको ये बता दे कि हर महीने की सैलरी जो है वो अगले महीने जाके मिलती है, तो आपने एहतियात के साथ ये कैलकुलेशन करनी है कि इस साल की 11 माह की सैलरी लेंगे, पिछले साल की 1 साल की सैलरी, समझ आ रही है, वो आपने ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि आपको ये बात दोबारा बता देता हूँ। आपके फॉर एग्जांपल ये टैक्स ईयर है, ये स्टार्ट हो रहा है जुलाई 25 से जून 26 तक। अगर एग्जामिनर ये कहे कि जो सैलरी है वो इस महीने की सैलरी अगले महीने, नॉर्मली कंपनियों में ऐसे ही मिलती है सैलरी, अगर एग्जामिनर ना बताए तो आप यही अजम्पशन लेंगे कि इसी माह की सैलरी इसी माह मिली हुई है, फिर इसी अजम्पशन के साथ आप क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन अगर एक्सप्रेसली वो बता दे उसके अंदर कि इस तरह से करेंगे, तो फिर आपका ये ट्रीटमेंट होगा जी। अगर एक मतलब शख्स है वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में गया, पिछली वाली जो कंपनी थी उसमें हर मंथ की सैलरी अगले मंथ मिलती थी, इस कंपनी में हर मंथ की सैलरी उसी मंथ मिलती है। अब तो मतलब 13 मंथ की सैलरी रखेंगे या 12 मंथ की रखेंगे? जो भी हो, आपने यही सोचना है कि उसको इस साल सैलरी मिली कितनी है, ठीक है। पहले मैं आपको पहला सीन करके दिखाता हूँ कि आपको जो जून में सैलरी मिलेगी वो पिछले साल की मिली होगी ना, जुलाई में जो मिलेगी, राइट। और इसका मतलब है कि पिछले साल की सैलरी प्लस इस साल की सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 11, क्योंकि इस साल की सैलरी आगे जाके मिलनी है ना, तो ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट होगी। आपने जैसे कहा कि एग्जामिनर जो वो आपको कहता है कि जी पिछले साल ये किसी ए कंपनी में था, अब ये बी कंपनी में है। इसने फॉर एग्जांपल जनवरी में इसने नई कंपनी को ज्वाइन किया, तो आप जो कंपनी, लेट्स सपोज ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है,
तो आप क्या करेंगे, जो बी कंपनी की सैलरी है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो जो ए कंपनी है वो 7 माह की सैलरी फिर होगी। जो ए कंपनी की है वो कितनी होगी, क्योंकि उसको 6 माह की सैलरी तो यहाँ मिली है, तो एक पिछले माह की सैलरी भी मिली है, तो इसकी टोटल 13 मंथ की सैलरी इसको ये टैक्स हो रही होगी। आप कहेंगे सर क्या ये एक्रूवल बेसिस पे चला सकता है? द आंसर इज नो। इसके पास एक्रूवल बेसिस की ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि इसको सैलरी डेफर्ड होके नहीं मिल रही, एक रूटीन के तौर पे इसको मिल रही है, इसलिए इसको 13 माह पे ही टैक्स लगेगा, इस साल की सैलरी में ऐड होगी। उसने एक दफ़ा इंक्रीमेंट का भी बताया हुआ है। एक क्वेश्चन है जिसमें कहा कि इंक्रीमेंट लग गई उसकी जनवरी में जाके, समझ आ रही है? तो उसमें हमने क्या किया कि जो विदाउट इंक्रीमेंट की सैलरी थी वो 7 माह की ली, और 5 माह की सैलरी विद इंक्रीमेंट ली। क्यों भाई, अगर उसको जनवरी में इंक्रीमेंट लगी है तो वो फरवरी में मिलेगी ना, तो जनवरी में जो सैलरी मिली होगी वो विदाउट इंक्रीमेंट मिली होगी। मिसाल के तौर पर मेरी पहले सैलरी चल रही थी 100 रुपया, मेरी जनवरी में जाके सैलरी होगी 110 रुपये, तो मेरे से पूछा जाए भाई मेरी टैक्सेबल इनकम बताओ कितनी है सैलरी, तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, इस तरह से ये सीन जो है वो होगा। रिसीट की डेफिनेशन है एक्चुअली रिसीव्ड। सेक्शन 73 ये जगह जगह अप्लाई हुआ था कि एक चीज़ इनकम 2 दफ़ा टैक्स नहीं हो सकती और एक्सपेंस 2 दफ़ा माइनस नहीं हो सकता। डेफिनेशन बोनस तो होता सर, वो भी टैक्सेबल। बोनस देखें, सैलरी के अंदर अगर कोई चीज़ लॉ ने नहीं बताई तो वो टैक्स होनी। सैलरी का रूल एक ही है कि किसी चीज़ को अगर एग्जेम्प्ट किया गया है तो उसको एग्जेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज हर चीज़ टैक्स होगी। सैलरी की लॉ ने कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं की। ओके, डायरेक्टरशिप फ़ी का स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर डायरेक्टरशिप फ़ी जो मिलती है ये क्या है? सैलरी है, ये क्या है? और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी अटेंड करते हैं, वहाँ से भी पेमेंट मिलती है, ये भी सैलरी ही कहलाती है, ये भी सैलरी ही कहलाती है। हाँ, इसके ऊपर जब पेमेंट करते हैं तो 20% वो टैक्स काट लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कि इमरान शहजाद को 1,20,000 रुपया मिला नेट ऑफ टैक्स फॉर द अटेंडिंग ऑफ BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड की और नेट मिला हुआ है, तो टैक्स जो है वो किसी इनकम में से इनकम टैक्स माइनस नहीं होता। तो ये कितनी अमाउंट हुई? 80% हुई ना। तो आप इसको क्या करेंगे, 0.8 पे डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? कन्फर्म? 150। तो आप कहेंगे कि जी मेरी इनकम कितनी थी? 150। ठीक है, इसका क्या सेपरेट ब्लॉक है? नहीं, कुछ भी नहीं है, बस ये सैलरी है, मिल गई। हाँ, इसका ये जो टैक्स कटा है 30,000 का, ये मेरा विद होल्डिंग टैक्स है, एडवांस टैक्स है, ये मैं टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर दूंगा, दैट्स इट। इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, सर इसको माइनस करेंगे फिर ऐड भी करेंगे सेपरेट ब्लॉक में। भाई सेपरेट ब्लॉक में नहीं लेकर जाएंगे, लॉ ने सिर्फ ये बताया कि भाई डायरेक्टर्स को जब पेमेंट करो तो इनका 20% टैक्स काट लो, बस दैट्स इट। सर वो अगर ये ना बताए कि नेट ऑफ है और बस बता दो 120 उसको मिला है और कह दे कि तो फिर इसको ग्रॉस लेंगे। ग्रॉस ही नहीं मिला। किसी भी अमाउंट में अगर एग्जामिनर ना बताए तो अमाउंट ग्रॉस समझी जाती है, ठीक है। परकोजिट्स हैं जी हमारे पास। परकोजिट्स और अलाउंस में क्या फ़र्क होता है? जो पर्क्स होते हैं सर, जो अलाउंस होते हैं वो टोटली टैक्सेबल होते हैं, जबकि जो परक्विजिट्स होते हैं वो अलाउंस हमें कैश की फॉर्म में मिल रहे होते हैं, जबकि जो परक्विजिट्स होते हैं वो हमें प्रोवाइडेड होते हैं फैसिलिटीज़ के तौर पे। नहीं, ये बात ठीक है, जो पहली बात की है वो आपने ज़रा ख़तरनाक कर दी है। सर वो स्लिप हो गया था, मेडिकल अलाउंस या इस तरह के उनके लिए होता है, रेंट अलाउंस वगैरह, वो स्लिप हो गया था गलती से। हाँ हाँ हाँ, अलाउंस आप ये फार्मूला नहीं बना सकते कि अलाउंस टैक्सेबल होते हैं और परकोजिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं। फ़र्क ये है कि अलाउंसेस आपको नॉर्मली कैश में मिलते हैं, हर महीने भी मिलते हैं, किसी बात के ऊपर भी मिल जाते हैं, जैसे TADA है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस जो है, वो डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट क्या है।
परकोजिट्स जो होते हैं वो तो आपके बेनिफिट्स कहलाते हैं, जैसे ये है। अच्छा, इसके अंदर एग्जामिनर ने मेरा ख्याल कभी नहीं पूछा कि बताएं, डिफरेंस बताएं अलाउंसेस और परकोजिट्स में, उसने कभी डिफरेंस नहीं पूछा हुआ। ये सारे क्या हैं? परकोजिट्स हैं। जैसे पहला है मोटर व्हीकल, ठीक है, पार्टली फॉर प्राइवेट, होली और पार्टी फॉर बिजनेस यूज़। लेकिन अगर सिर्फ बिजनेस के लिए होगी तो उसको परकोजिट नहीं बोलेंगे। अगर गाड़ी बिजनेस यूज़ के लिए है तो वो पर्क नहीं होता। बिजनेस के लिए मेरा तो उसमें कुछ नहीं है। इसका रूल भी ये है कि अगर गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी तो होली होगी तो उसका 10% उसकी वैल्यू का लेंगे, पार्टली होगी तो उसका किसका, अगर वो परचेज है तो कॉस्ट, और अगर लीज्ड है तो उसकी कौन सी फेयर मार्केट वैल्यू है जब ख़रीदी गई थी, इंसेप्शन, उसकी वो वैल्यू लेंगे आप। कॉस्ट तो होती इंसेप्शन की है, तो फेयर मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। गाड़ी की रिटर्न डाउन वैल्यू लेंगे, द आंसर इज नो। क्या वियर एंड टियर माइनस करें, द आंसर इज नो। और अगर गाड़ी रेंट पे लेके आपको दे दी जाए तो उसका रेंट आपकी सैलरी होगी। कोई भी एसेट जो आपको दे दिया गया आपके पर्सनल यूज़ के लिए, उसका रेंट कंपनी पे कर रही है तो आपकी सैलरी है, क्योंकि आपके बिहाफ पे पे हो रहा है ना। आपको फर्नीचर लेके दे दिया, कोई वॉशिंग मशीन लेके दे दी, कुछ भी। सर पॉइंट था कि गाड़ी की मेंटेनेंस कौन होता है, अगर हम मेंटेनेंस करवाएं गाड़ी की। अगर ये सिचुएशन वायोलेट हो जाए कि मेंटेनेंस एम्प्लॉई करवाए या गाड़ी एम्प्लॉई की हो, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। या मेरी गाड़ी है, एम्प्लॉई की गाड़ी है, या मेंटेन मैं कर रहा हूँ, तो ये कुछ भी मेरी सैलरी में टैक्स नहीं होगा। इसकी ये कंडीशन होना लाजमी है कि ये गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है और प्लस मेंटेन भी, तब जाके ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सही है। अगर आपको हाउस कीपर दिया जाए, ड्राइवर दिया जाए, गार्डनर दिया जाए, कोई भी सर्वेंट दिया जाए, तो ये आपकी सैलरी कहलाएगा, ये आपकी सैलरी कहलाएगा। यूटिलिटी, गैसेस, टेलीफोन वगैरह, बार बार कह रहा हूँ कि आपके पर्सनल यूज़ के लिए, ये भी सैलरी ही कहलाएगा। इसको कहते हैं पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बिहाफ के ऊपर पेमेंट की गई है। एनी ऑब्लिगेशन, क्या लिखा है? एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय की भी ऑब्लिगेशन। किस तरह की ऑब्लिगेशन? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं। मैंने किसी को मालिश थोड़ी करनी है कि मैं किसी की मालिश करनी है, मैंने किसी को डांस करके दिखाना था, मेरा एम्प्लॉयर दिखा रहा है। यहाँ ऑब्लिगेशन से क्या मुराद है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। टू द एम्प्लॉयर इज वेव्ड बाय द एम्प्लॉयर। मैंने अपने ही एम्प्लॉयर को कुछ पैसे देने थे, उसने मुझे वेव ऑफ कर दिए, छोड़ दिए, तो ये भी टोटली टैक्स होंगे। या मैंने एनी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय टू अनदर पर्सन इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, वो भी टोटली टैक्स होंगे। ठीक है। हाउसिंग और अकोमोडेशन अगर प्रोवाइड कर दी जाए, अलाउंस होगा, अलाउंस की शक्ल में, वो तो टोटली टैक्स होगा। अकोमोडेशन होगी तो उसका रूल ये है कि उसके उस घर का जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट है और 45% ऑफ द MTS, मिनिमम टाइम स्केल। अगर मिनिमम टाइम स्केल ना गिवन हो तो फिर बेसिक सैलरी। मिनिमम टाइम स्केल सिर्फ यहीं आता है और कहीं नहीं आता। और वो किस तरह से गिवन होता है? जैसे 2000 है, 200 है और फॉर एग्जांपल के 5000 है, तो ये इसको बोलते हैं MTS, मिनिमम टाइम स्केल। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 के साथ, ये 24 हम कहेंगे ये इसका MTS है। जितने भी माह होंगे इसको MTS कहेंगे। लेकिन टैक्स जो होती है ना, वो बेसिक सैलरी होती है, MTS नहीं टैक्स होता। हो सकता है कि इसकी MTS 2000 हो, लेकिन इस वक्त इसकी बेसिक सैलरी वो 3000 हो। तो जब आप टैक्स के लिए लेंगे तो बेसिक सैलरी लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, ये सिर्फ यहीं लेंगे। लेकिन CA में मुझे कभी नज़र नहीं आया MTS, लॉ में लिखा हुआ है लेकिन कभी मुझे नज़र, हमेशा बेसिक सैलरी ही गिवन होती है। अच्छा, अगर आपको घर मिला है 9 माह के लिए,
ठीक है, कितने माह के लिए? 9 माह के लिए। तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू रेंट भी 9 माह का लेंगे और इसको भी 9/12 कर लेंगे आप, प्रोपोर्शनेट करेंगे। इस तरह अगर गाड़ी आपको मिली है तो फ्रैक्शन ऑफ द टाइम के लिए मिली है तो आप उसके टाइम लेंगे, ठीक है, ओके। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड और एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय। कोई भी प्रॉपर्टी, किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है, तो उसकी मार्केट वैल्यू आपकी सैलरी कहलाएगी। कोई एसेट आपको गिफ्ट के तौर पे दे दिया गया, कोई प्लांट था, कोई मशीनरी थी, कोई जूते थे, कुछ भी था, तो उसकी मार्केट, वो शेयर्स ही हों, उसकी मार्केट वैल्यू क्या गिना जाएगा? सैलरी गिनी जाएगी। हाँ, अगर आपने कुछ पेमेंट की है तो उसको माइनस कर दें। इसमें टाइम फ्रेम नहीं लेना, इसमें कभी भी टाइम फ्रेम होता है जो एसेट यूज़ के लिए दिया जाए, उसमें टाइम को लिया जाता है। यहाँ टाइम को कंसिडर, ये बात जहन में रखनी है। कोई भी एसेट अगर यूज़ के लिए दिया जाएगा वहाँ टाइम लिया जाएगा, यहाँ पर टाइम नहीं लिया जाएगा। अगर आपको लोन मिला है आपके एम्प्लॉयर से और वो 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर उसका 10% मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम है वो आप उसकी सैलरी में ऐड कर दें। अगर 10 लाख से ज़्यादा है या ये लेकिन अगर ये 10 लाख से कम है, 10 लाख या उससे कम है, या आपके पास भी कोई, आप अपने अकाउंट से पैसे ले रहे हैं तो उसको लोन नहीं गिना जाएगा। या आपका कोई अकाउंट बैलेंस उसके पास मेंटेन था, जैसे प्रोविडेंट फंड है, और आपने अपने एम्प्लॉयर को कहा मुझे उस पर पैसे नहीं चाहिए, तो फिर भी उस सूरत में लोन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगला सवाल ये है कि ये लोन जो मेरी सैलरी में कुछ ऐड हो चुका होगा, अगर मैं किसी जगह पर इस पैसे को इस्तेमाल करूं तो क्या होगा? पहला है पर्सनल यूज़, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा फर्दर। लेकिन इससे मैं कारोबार शुरू कर लूँ, इस पैसे से मैंने कोई प्रॉपर्टी बाय कर ली, मैंने कोई शेयर्स बाय कर लिए, तो फिर लॉ ये कहता है कि 10% या कोई आपने इंटरेस्ट पे किया है, विच एवर इज हायर, आपको एक्सपेंस मिल जाएगा। भाई मैंने कर्जा लिया अपने एम्प्लॉयर से, 50 लाख का कारोबार शुरू कर लिया, सही है। मुझे एम्प्लॉयर ने कहा कि मैं आपसे 5% इस पर सूद लूँगा। कितना? 5%। तो मेरी सैलरी में वो जो 5 मिलियन है उसका 10 माइनस 5% मेरी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, राइट। दूसरा, वो जब कारोबार की मैं इनकम भी तो कैलकुलेट करूँगा ना, उसमें वो कर्जा इस्तेमाल हो रहा है ना, तो उस कर्जे के ऊपर लॉ मुझे फिर सूद अलाउ कर देगा कि हम इंटरेस्ट माइनस कर लो सेक्शन 28 के मुताबिक। कितना माइनस करो? 10%। मैंने दिया कितना? 5%। तो एक्चुअल कितना है? 10% मुझे मिल जाएगा, माइनस कर लो। अगर मुझे ये लोन मिला ही 12% के ऊपर हुआ है तो 12% माइनस कर लो, विच एवर इज हायर, मुझे वहाँ से एक्सपेंस मिल जाएगा इसके ऊपर। सर अगर जो लोन मिला हुआ है और वो 1 मिलियन से ज़्यादा की अमाउंट है और बिफोर टैक्स ईयर एंड होने से पहले जो एम्प्लॉई है वो उसमें से कुछ पार्ट जो है वो अपना पे कर देता है, तो हम जो 10% वाला जो ऐड करते हैं सैलरी के अंदर, वो हम उसमें से रिपेमेंट के बाद वाले पे करेंगे ना अप्लाई? ये देखें, ये जो क्वेश्चन आपने किया है ये सब्जेक्ट टू जजमेंट है। इनका सवाल मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि मैंने फ़र्ज़ करें कि लोन लिया 2 मिलियन का, और ये जाके लोन जो था मार्च में मेरा बन गया 8 मिलियन। मार्च में ये 8 लाख रुपए रह गया, बाकी मैंने यहाँ तक सारी पेमेंट कर दी है, या 9 लाख रह गया। इससे पहले मैंने यहाँ पर जाके क्या किया, 11 लाख रुपए की पेमेंट कर दी अपने एम्प्लॉयर को।
यहाँ से आ गया 8 लाख रुपया। अब क्या होगा? तो हम ये कहते हैं कि आपने ये जो लोन है 20 लाख का एक नॉर्मा इस्तेमाल किया ना, तो आप क्या करें, 2 मिलियन इंटू 10% इंटू 9 बाय, तो जब ये इससे ड्रॉप करके रुक जाए फिर ना करें। एक क्वेश्चन है जिसमें हर महीने किस्त अदा कर रहे हैं, एक हर महीने आप किस्त अदा कर रहे हैं, उसमें भी यही हुआ है। उसमें उसने क्या किया कि लेट्स सपोज साल के शुरू में 20 लाख रुपया था, पहले महीने क्या हुआ, आपने 1 लाख रुपए की किस्त अदा कर दी मिसाल के तौर के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, 2 मिलियन इंटू 10% इंटू 1/12। अगले महीने आपने 19 लाख रुपए का कर्जा इस्तेमाल किया, तो फिर क्या करें, 1.9 मिलियन इंटू 10% इंटू 1/12। तो इस तरह से आपको हर महीने का जब तक ये 10 मिलियन से ड्रॉप हुआ वहाँ तक रुक के सारा ऐड कर दें उसकी इनकम में। सर वो आपको क्वेश्चन मैंने मैथमेटिक्स ये बताना है। क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि जो लास्ट अटेम्प्ट हुई है ना ऑटम 2025 की, उसके अंदर जो 3 मिलियन का उसने लोन लिया था उसमें से 900 रिपे कर देता है एम्प्लॉय, तो जो उसने उस पे सैलरी के अंदर जो इंक्लूड किया है वो 2.1 मिलियन का किया है। और उसके बाद जो है ना जो उसने फिर वेवर वगैरह करवाया तो उसको उसने डिफरेंट तौर पे ऐड किया। तो मैंने इस वजह से पूछा कि आपसे पूछ लूं कि ये वाली अप्रोच ठीक है। क्या किया उसने? सर 3 मिलियन का कर्जा लिया एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से, और उसने उसमें से एक 0.9 मिलियन जो है ना वो पे कर दिया बिफोर एक टैक्स ईयर एंडिंग। तो आई कैप ने जो लास्ट एक अटेम्प्ट का सजेस्टेड आंसर दिया उसके अंदर उसने 2.1 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो ऐड किया। बेटा वो मुझे स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, ऑटम की बात कर रहे हैं, जी सर। देख लेते हैं जी। मैंने कल क्वेश्चन कहाँ देखा था, वो कैफ में, आई कैप, कहाँ है बेटा ये क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सब पार्ट 4। अच्छा जी, टैक्स ईयर है, पहले हम टैक्स ईयर को ज़रा देख लें, वो है 25। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जुलाई 24 से सर अब मेरा वो सॉरी मैंने अभी देखा डेट जो है ना, मैंने अभी 24 अभी पढ़ी है उसके अंदर, मैंने पहले डेट ही नहीं पढ़ी थी। पहले पिछले साल में पे हो चुका हाँ देखें ना, मैं तो शुरू ही, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप देखें टाइम फ्रेम को, आपकी किताब जो शुरू होती है ना, तो सबसे पहले खालिद साहब ने सेक्शन 74 को डिस्कस किया हुआ है। टाइम हमेशा सबसे पहले हम टाइम को बाउंड करते हैं, विंडो निकालते हैं, किस विंडो की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने टाइम लिखा आपने कहा जी सर वो क्लियर होगी। पढ़ लेते हैं वैसे। ऑन 1 अक्टूबर ही टुक एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 3 मिलियन एंड रीपेड 9 बाय 30 जून। ठीक है, उसने यहाँ तक दे दिया। ड्यूरिंग दिस ही मेड ऑन नो रीपेमेंट ड्यू टू द फाइनेंशियल ऑन 30 जून ATL approved adjustment of his salary and annual bonus against the loan waived this। तो इसका सिंपल ट्रीटमेंट यही है कि उसमें 9 लाख दे दिया, उसमें से पूरा साल उसने कितना लोन एंजॉय किया, 21 लाख। तो 21 लाख का 10% ये उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अच्छा देखें बेटा, ये जो आप गलती करते हैं ना, ये गलती नहीं होती, ये आप एग्ज़ाम में एक पॉइंट ठीक कर लेते हैं।
जैसे हम कहते हैं ना कि आप क़यामत में उठने के बाद जितनी मर्ज़ी नेकियां कर लें वो सिफ़र हो जाएंगी। आज कर सकते हैं, आज रिवॉर्ड मिलेगा। आज जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जितनी गलतियां कर लेंगे, अपने आप को जितना ठीक कर लेंगे, आप एग्ज़ाम में अपने आप को ठीक कर रहे हैं। जो स्टूडेंट आज गलती नहीं कर रहा वो एग्ज़ाम में गलतियां कर रहा है, ये बात जहन में रखें। अभी टाइम है आपके पास। जैसे ये रूहान देखें ना कितनी बारीकी से चीज़ों को पढ़ रहा है। यू कैन डू दैट, आज कर सकते हैं, इसके बाद नहीं ये होना। यू हैव अ सफिशेंट टाइम। उस वक़्त अल्लाह ताला से लोग कहेंगे भी एक दफ़ा मुझे, या रब मुझे एक दफ़ा दुनिया में भेज दें, मैं अपना सारा माल लुटा के आ जाऊँगा। इस तरह उस स्टूडेंट के पास जब पेपर आता है वो कहता है सर जी एक दफ़ा किताब खोलने दें, एक दफ़ा किताब। ये वही पॉइंट है जो मैंने छोड़ गया था। एग्जाम में कहता नहीं, हूँ नहीं, अब तो जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होने वाला है। ये टाइम था तुम्हारे पास, तुम्हें कहा गया बार बार। एक मौलवी साहब आते थे क्लास में, वो आगे कहते थे कि पढ़ लो, बाज आ जाओ, तुम नहीं माने। ऐसे ही है ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नाना बना हूँ, तो मैं एक बड़ी चीज़ मैंने नोट की अपनी बेटी की, तो मुझे एहसास हुआ ये मेरी वो बेटी है जो अल्लाह का शुक्र है कि इसको उठाते उठती नहीं थी, सोई रहती थी। मिन्नतें करने के बेटा उठ के नमाज़ पढ़ो, ये करो, वो उठ जाती पापा, कभी उठ गई कभी ना उठी, जैसे उसका मूड होता था। बड़ी नखरे वाली थी। अब मैं देखता हूँ कि कई दफ़ा मैं गुज़रा होता हूँ, मेरे पास घर में है, तो वो अपनी बेटी को लेके कभी दूध पिला रही है, कभी उसको जनाब वो उसको पखाना करवा रही है, कभी कुछ कर रही है। तो मैं देखता हूँ क्यों ऐसा हुआ, ये अपनी नींद क्यों कुर्बान कर रही है। उसकी वजह यह है कि उसको उससे प्यार ज़्यादा है, अपनी नींद प्यारी नहीं है। तो वो स्टूडेंट जो अपनी नींद को, अपने स्क्रीन टाइम को, मोबाइल को ज़्यादा प्यार करता है और किताब को कम प्यार करता है, राइट, वो तंग होता है। तो यानी आपने फ़ैसला करना है कि मुझे टाइम क्या मेरे पास है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। क्या मेरा स्क्रीन टाइम, मेरा मोबाइल फ़ोन, मेरा कंफर्ट। कोई शख्स भी ज़िंदगी में बोरियत नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो कामयाब नहीं होता। अगर आप बोर होना नहीं आपको आता तो आप दुनिया के नाकाम आदमी हैं। बेशक आपके वालिदैन आपको अरबों रुपया भी दे दें, आप नाकाम आदमी हैं। आपके सामने आपके कैसे बहुत सारे हुक्मरान हैं जो कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं आते। ज़िंदगी का असूल यही है, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट। आज मेरे दांत में है पेन, मेडिसिन लेके मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन कंफर्ट से बाहर हूँ ना अपनी। लेकिन मुझे पता है यार मैंने अपना टारगेट अचीव करना है, उस टारगेट के लिए मैं बैठा हूँ। तो इसी तरह आपको आज का दिन, एक दिन भी आपको सोचना पड़ेगा कि आज मैंने क्या अचीव किया। आज बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कल का लेक्चर मेरा नहीं लिया और कल भी उन्होंने यही सोचा था अच्छा यार मैं अभी कर लूँगा, मैं कुछ और काम कर लूँ। आज का भी वो लेक्चर नहीं लेंगे यही सोच के कि मैं इसको है रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी, उस्ताद साहब ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, कभी भी इनको डाउनलोड करके मैं सुन लूँगा। और वो पेपर वाले दिन भी नहीं सुन सकेंगे इसको। आज मैंने जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं, आप 2 घंटे में इतना बैठ के डिस्कस कर सकते थे। आधे पौने घंटे बाद आपको खारिश शुरू हो जानी थी, कभी उधर जा कभी उधर जा, ऐसे होना था ना। तो टिक के बैठना ये बोरियत है, ये मेहनत है, ये कंफर्ट जोन से बाहर आना है। दुआ करें मेरे लिए, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता करें। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसी पेपर का ना क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका
सेकंड लास्ट पॉइंट है जनरेटर वाला। सर वो थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा कि वो कैपिटल, मुझे लगता है कि वो कैपिटल रिसीट में आएगा, लेकिन सर क्वेश्चन जो आंसर है ना इसका, उसमें उन्होंने कैपिटल गेन में जनरेटर को रखा हुआ है। सर थोड़ा फिर सा आप इजाज़त देखिएगा दो, आप। मैं कल डिस्कस कर लूँ। जी मेरे सर। ओके ज़्यादा सर। जो है वो डिस्कम्फर्ट हुई हुई है। जी सर, कोई बात नहीं। 2 घंटे बोल बोल के ना, अब मेरा जो दांत है वो भी कह रहा है भाईजान बस कर दें अब। सही है, तो थोड़ा सा ना मेरे से मुझे अब वो दर्द का एहसास बढ़ता जा रहा है। तो कल इंशाल्लाह ताला आप मुझे बताइएगा, शुरू में मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। जी मैं सर, कल जज़ाकल्लाह। आपने दी थी, कल भी आपने कोई क्वेश्चन किया था, मैंने कहा कल कर लेंगे। हो गया वो? अच्छा चलें जी ठीक। सर। ठीक है जी, थैंक यू। सर एक आध दिन आप रेस्ट कर लें। अल्लाह हाफ़िज़। सर ये